राजसी महानकिन उगते सूरज की तरह। महानकिन साम्राज्य का विशाल क्षेत्र 72 काउंटियों में विभाजित था और प्रत्येक काउंट 800 राज्यों में से एक के रूप में जाना जाता था। चौड़ी आधिकारिक सड़कें पूरी दुनिया को जोड़ती थीं, जिससे निर्बाध यात्रा संभव थी। एक काउंटियों के अंतराल पर यात्रियों के विश्राम के लिए स्टेशन थे। उत्सुक दिमाग वाले ग्रामीणों ने सरकारी सड़कों के किनारे चाय की दुकानें खोल ली थीं, जहां वे गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडी चाय बेचते थे और अच्छी खासी मात्रा में चांदी कमाते थे। अभी पतझड़ की शुरुआत ही हुई थी और हालांकि हल्की ठंडक का एहसास हो रहा था, फिर भी देर से आने वाली गर्मी का प्रकोप अभी भी बना हुआ था। दोपहर के समय वांगशियान काउंटी के पास एक चाय की दुकान लगभग भर चुकी थी। घुमंतू व्यापारी या तो जीवंत चर्चाओं में व्यस्त थे या बड़े बड़े प्यालों में चाय की चुस्कियां लेते हुए अजीबोगरीब घटनाओं की चर्चा कर रहे थे। चाय की दुकान वाले का बच्चा चिपचिपे चावल के गोलों से भरी एक छोटी प्लेट पकड़े उनकी कहानियां सुन रहा था। एक दाढ़ी वाले विदेशी ने अपना मुंह पोंछा और भावुक होकर बोला, आजकल जिंदगी वाकई सुकून भरी है। हमारे वांगशियन काउंटी में कई सालों से कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई है। एक और व्यापारी ने जवाब दिया, सच में ल्यूक्सू विला के मास्टर लियू निगरानी कर रहे हैं। पुराने जमाने के ही ये युवान याद हैं। वह आदमी जिसने सभी प्रकार के बुरे कर्म किए थे, उसे भी पकड़ लिया गया है न। कहानियों में मग्न युवा वेटर को अचानक मालिक ने सिर पर थपकी दी और उसे धीरे से डांटा, तुम छोटे बदमाश हो, ग्राहकों की ठीक से सेवा करने के बजाय तुम यहाँ आराम कर रहे हो और मेरे चांदी के टैल बिना किसी काम के कमा रहे हो। ये सुनकर वेटर ने आंखें घुमाईं, लेकिन खुलकर जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बेमन से वह कड़ी धूप में चला गया और मन ही मन गालियां देते हुए बोला, इतनी चिलचिलाती धूप में भला कौन सड़क पर होगा? किसी को आराम करते देखना भी बर्दाश्त नहीं होता, कितनी परेशानी है। तभी मालिक का बच्चा अचानक चिल्लाया, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, बड़े घोड़े आ रहे हैं। वेटर चौंका, उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और सचमुच आधिकारिक सड़क पर दूरी पर धूल का एक बादल देखा, जैसे कोई व्यक्ति तेज गति से एक लंबे घोड़े पर सवार होकर आ रहा हो और सोच रहा हो, ऐसा व्यक्ति अवश्य ही एक धनी अतिथि होगा। मैं शायद कुछ चांदी कमा लूं। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने अपनी चाल तेज कर दी और आवाज लगाने ही वाला था कि दूसरे व्यापारी, जो उत्सुक थे कि कोई इतनी कड़ी धूप में सफर कर रहा होगा, भी मुड़कर देखने लगे। लेकिन जैसे जैसे धूल का बादल नजदीक आया, उसने एक ऊंचे घोड़े पर अपेक्षित आकृति नहीं बल्कि एक सुंदर युवक को प्रकट किया। एक छोटा नीला अंगरखा पहने और एक गठरी लिए वह बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ा। उसके पैरों तले धूल उड़ रही थी। उसकी उपस्थिति किसी सर पर दौड़ते हुए युद्ध सेनापति जैसी शक्तिशाली, साहसी और शानदार, एक असाधारण आभा लिए हुए थी। 16-17 साल के वेटर ने, जो सीधे उसके सामने था, अपने दिल में ऐसे कांपते हुए महसूस किया मानो किसी हमलावर, क्रोधित जंगली जानवर का सामना कर रहा हो। उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह सीधा अपने नितंबों पर गिर पड़ा। जमीन पर पूरी तरह गिरने से पहले ही उसे लगा कि किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली है और उसे ऊपर खींच लिया है। अभी भी सदमे में उसने अपने सामने नीले रंग के कपड़े पहने युवक को धीरे से पूछते हुए देखा, भाई तुम ठीक तो हो? क्या तेज धूप ने तुम्हें परेशान कर दिया? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वेटर थोड़ा कांप गया। उसके पैर अभी भी थोड़े कमजोर थे, लेकिन उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान लौट आए और बोला, ये युवा मालिक, काउंटी शहर तक अभी भी काफी दूरी है और मौसम गर्म और शुष्क है। क्यों ना आप अंदर आकर थोड़ी ठंडी चाय पीकर खुद को तरोताज़ा कर लें? युवक थोड़ा हिचकिचाया, फिर अपने पेट पर हाथ फेरा और मुस्कुराया, भाई यह आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कृपया अपनी सबसे सस्ती ठंडी चाय का एक बर्तन दे दीजिए। सबसे सस्ता? वेटर कुछ देर रुका, फिर ये देखकर कि उस युवक के कपड़े भी बिल्कुल उसके जैसे ही साधारण कपड़े के थे, उसे उससे लगाव का एहसास हुआ। लगभग अदृश्य सा डर भी काफी हद तक कम हो गया और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, एक बर्तन जिशान स्प्रिंग। युवा स्वामी, अपने लिए बैठने की जगह ढूंढ लीजिए। धन्यवाद। वेटर चाय की दुकान पर वापस गया और ठंडी चाय का एक तांबे का बर्तन लाया, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो देखा कि वह युवक मेज पर नहीं बैठा था, बल्कि नीले पत्थर के एक टुकड़े पर छाया में बैठा था। उत्सुकतावश उसने पूछा, महाराज, मेज पर अभी भी जगह है, वहां क्यों नहीं बैठते? क्या आप शर्मीले हैं? युवक मुस्कुराया और अपने कपड़ों की ओर इशारा करते हुए बोला, मैं इतनी दूर दौड़कर आया हूं और काफी पसीना बहा चुका हूं। मुझे डर है कि ज्यादा पास बैठने से दूसरों को असुविधा हो सकती है। क्या आप कृपया यहाँ चाय ला सकते हैं? बर्तन कितने का है? उद्धरण चिन्ह ... आपकी दयालुता के लिए 5 बड़े टोंगबाओ। वेटर ने जवाब दिया, ये देखते हुए कि युवक ने अपनी संदूक से एक छोटा सा कपड़े का थैला निकाला, ध्यान से 5 तांबे के सिक्के गिने और तांबे के सिक्के लेकर ठंडी चाय को हल्के से अपने पास रखकर दुकान पर लौट गया। इसी बीच युवक ने नीले कपड़े के पोटली से मुट्ठी भर सूखे खाने के 2 टुकड़े निकाले और ठंडी चाय के साथ मजे से खाने लगा।
जिस मेज़ के पास से वह गुजर रहा था वहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ और बेहतरीन खुशबूदार चाय रखी थीं, जबकि उसके पास सिर्फ पत्तियों वाली चाय का एक बर्तन और कुछ सख्त सूखा खाना था। फिर भी वह बेफिक्र बैठा रहा और उसमें हीनता या शर्म का जरा भी भाव नहीं था। व्यापारी, जो शुरू में उसके नाटकीय प्रवेश को लेकर उत्सुक थे, चुपके से उसकी तरफ देखने लगे और उसने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। यद्यपि वह साधारण वेशभूषा में थे, फिर भी उनका आचरण अन्य लोगों से कम गरिमापूर्ण नहीं था। अपना भोजन, फुटबॉल के आकार जितना बड़ा सूखा भोजन और ठंडी चाय के बर्तन को निगलने के बाद वान बिनफेंग ने अपनी आंखें आधी बंद कर लीं और अपने अंदर की आंतरिक क्यूई को धीरे धीरे बहने दिया ताकि वह ठीक हो सके। उसने किंगबोंग सीखा था, लेकिन जोरदार कदम तकनीक का उद्देश्य केवल शारीरिक सुधार और सहनशक्ति को बढ़ाना था। आंतरिक क्यूई के उबलने के बावजूद आपको अभी भी गंभीरता से दौड़ना था, लेकिन शरीर हड्डियों और मांस का बना रहा और दर्द होना स्वाभाविक था। तभी अचानक उसके कान के पास एक आवाज़ गूंजी, युवा भाई, कितनी प्रभावशाली आंतरिक शक्ति है। स्वर में परिपक्वता थी, जिससे तुरंत पता चल गया कि वान बिनफेंग में आंतरिक शक्ति है जो केवल ली बो जैसे रहस्यमय गुरु ही प्राप्त कर सकते हैं। चौंक कर उसने आंखें चौड़ी करके वरिष्ठ को पुकारने के लिए तैयार होकर, लेकिन फिर वह हिचकिचाया। उसके सामने कहानियों वाले ली बो जैसे कोई रौबदार दादा नहीं, बल्कि एक नाजुक सा, जवान चेहरे और तीक्ष्ण, जीवंत निगाहों वाला, लगभग उसकी ही उम्र का एक नौजवान खड़ा था। एक पल के लिए स्तब्ध होकर उसने पूछा, ये युवा भाई है? आपका छोटे भाई से क्या मतलब है? मुझे आपसे उम्र में बड़ा होना चाहिए, आपको मुझे बड़ा भाई कहना चाहिए, जैसा कि आप पहले कहते थे। युवक हंसा, अपने हाथों को अपनी छाती के सामने जोड़ा और मुट्ठी बांधकर सलामी देते हुए जियांगू अभिवादन की नकल की और सीधे कहा, मुझे आप पर एक सुगंध महसूस हुई, छोटे भाई। वान बिनफेंग थोड़ा चौंका, उसका चेहरा तुरंत थोड़ा लाल हो गया और वह खड़ा हुआ और माफ़ी मांगते हुए बोला, माफ़ करना भाई, मैं इतनी जल्दी में था और मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही है, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। बदबूदार? नहीं नहीं नहीं, ये सुगंधित है, बहुत सुगंधित। युवक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंसा और अपना सिर हिलाते हुए वान बिनफेंग की कमर की ओर इशारा किया। युवक के इशारे पर वान बिनफेंग ने देखा और उसकी कमर पर कच्चे लोहे की शराब की कुप्पी रखी थी, जो काले रंग की थी और जिस पर घनी सजावट थी। उसके बगल में बैठा युवक फिर से हंसा और बोला, देखो, ये शराब सुगंधित और तेज है। मैंने इसे बहुत दूर से सूंघा था। मुझे बचपन से ही शराब बहुत पसंद है। सोच रहा हूँ, क्या तुम, छोटे भाई, इसे छोड़ पाओगे? पैसा कोई मुद्दा नहीं है। ये कहते हुए उसने लापरवाही से एक चांदी की सिल्ली निकाली। आकार के हिसाब से यह न सिर्फ एक छोटा सा बर्तन शराब खरीदने के लिए, बल्कि चाय की दुकान के बाहर व्यापारियों द्वारा रखे गए सारे सामान को खरीदने के लिए भी काफ़ी थी। चाय की दुकान के मालिक ने ईर्ष्या से देखा और कुछ शब्द बुदबुदाए, जबकि क्लर्क ने मन ही मन आह भरी, केवल 5 बड़े सिक्कों की घटिया चाय पीने में सक्षम, मुझे ऐसे अच्छे भाग्य की उम्मीद नहीं थी। मैं हमेशा इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? हर कोई युवक के अच्छे भाग्य पर आश्चर्यचकित था, लेकिन वान बिनफेंग ने चांदी की ओर देखा तक नहीं, बस अपना सिर हिलाते हुए कहा, माफ़ करना भाई, अगर शराब मेरी होती तो मैं इसे बिना किसी परेशानी के तुम्हें दे देता, लेकिन इसे किसी और के घर पहुंचाने का काम मुझे सौंपा गया है, इसलिए मुझे डर है कि यह संभव नहीं है। काले वस्त्र पहने युवक थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराया, क्या ये बहुत कम है? मेरे पास कुछ चांदी के नोट हैं, बस कहो और मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इतने पैसों से तुम बहुत सारी बढ़िया मदिरा खरीद सकते हो और निश्चित रूप से कोई भी इस पर पलक तक नहीं झपकाएगा। वान बिनफेंग ने फिर भी अपना सिर हिलाया और युवक जोर से हंसते हुए बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके मन में धनवानों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई है और आप धन को देखकर भी घृणा नहीं कर सकते? इस आकार का एक चांदी का पिंड निश्चित रूप से मुझे चाहिए। वान बिनफेंग ने अपनी मुस्कान पर काबू रखते हुए युवक की ओर गंभीरता से देखा। यद्यपि मेरा परिवार गरीब है, मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि एक सज्जन का वादा सोने से भी अधिक मूल्यवान होता है। तो आप अपने आप को एक सज्जन व्यक्ति मानते हैं? मैं सज्जन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना वादा नहीं तोड़ना चाहता। युवक थोड़ा चौंका, फिर जोर से हंसा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, मुझे पहले पता नहीं था, कृपया मेरे अनुमान को माफ़ करें। इतना कहकर उसने लालची चांदी की सिल्ली सड़क के किनारे फेंक दी और वान बिनफेंग की स्तब्ध निगाहों से मिलते हुए दृढ़ता से कहा, खाने, पहनने और रहने के लिए पैसा स्वाभाविक रूप से तटस्थ होता है, लेकिन अभी अभी मैंने एक उच्च विचार वाले व्यक्ति के पेट पर तुच्छ अपेक्षाएं थोप दी क्योंकि मेरे पास इतना पैसा था। ऐसी चीज़, मैं इसे अपने पास नहीं रखना चाहूँगा। ये कहने के बाद उसने अभी भी तपते आकाश की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और चिढ़ाते हुए आह भरी, मैं पहले ही काफ़ी आराम कर चुका हूँ, यहाँ और ज़्यादा देर तक रुकना, अच्छी शराब से घिरे रहना और फिर भी उसे पीना पाना सचमुच बहुत कष्टदायक है। मुझे विदा लेनी चाहिए। वान बिनफेंग थोड़ा चौंका, अंदर से कुछ शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वह खड़ा हो गया और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोला, यह
मुझे बहुत खेद है, मेरा नाम वांग एनफेंग है, मैं आपको कैसे संबोधित करूं, भाई? काले वस्त्र पहने युवक ने उसकी ओर देखा, थोड़ा हंसा और बोला, तुम और मैं किसी दिन जरूर फिर मिलेंगे। तब मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा। ये कहकर उसने तेज सीटी बजाई। एक छोटा नीला घोड़ा हिनहिनाया और दौड़ा। युवक ने घोड़े की पीठ पर हाथ पटका, हवा में उछला, अपनी कमर को मोड़कर मुठ्ठियां भींच लीं और बोला, पहाड़ अपरिवर्तित रहते हैं, नदी सदैव बहती रहती है, युवा भाई वांग, हम फिर मिलेंगे। हाँ, ध्वनि गिरी और हरे मन वाले घोड़े ने एक लंबी हिनहिनाहट भरी, आगे बढ़ते हुए मानो बादलों पर चल रहा हो, और पलक झपकते ही वह बहुत दूर चला गया। ये स्पष्ट रूप से कोई साधारण घोड़ा नहीं था। और जिस क्षण वह युवा लड़का चला गया, वे व्यापारी जो चुपचाप बैठे थे, अपनी सीटों से ऐसे उछल पड़े जैसे वे स्प्रिंग पर हों, और जमीन पर चमकते चांदी के सिक्कों की ओर झपटे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, लगातार गालियां दे रहे थे और चिल्ला रहे थे। कुछ ही पलों में एक ठंडी चाय की दुकान रंग क्षेत्र में बदल गई, जहां क्षेत्रीय गालियों और गालियों का शोरगुल और तीखी आवाज गूंज रही थी, और बीच बीच में दर्द भरी चीखें भी सुनाई दे रही थीं। इससे वांग एनफेंग को घृणा का एहसास हुआ। उसने अपना सामान और बचा हुआ सूखा खाना इकट्ठा किया, चायदानी को नीले पत्थर के एक टुकड़े पर सावधानी से रखा और फिर चल पड़ा। अच्छी नींद के बाद उसके शरीर का दर्द काफी कम हो गया था। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को जगाया और जोरदार कदमों की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, बिना चांदी के तैलों की तरफ देखे, उन्हें छीनने के लिए अपने युद्ध कौशल का इस्तेमाल तो दूर की बात थी, आगे बढ़ गया। वह बहुत दूर तक चला, उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी दूर निकल आया है, जब तक कि चांद विलो की टहनियों पर नहीं चढ़ गया, और आखिरकार उसे एक छोटा सा ताओवादी मंदिर दिखाई दिया। अंदर जाकर और अपने इरादे बताकर उसने रात वहीं विश्राम किया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उसने सोचा कि अगर वह शाओलिन जाएगा तो उसे लगभग आधा घंटा लगेगा, और अचानक गायब होने से बाकी लोग डर सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने आंगन में केवल 2 बार ही अपने मुक्कों का अभ्यास किया, तथा सराय मालिक को विदाई देकर जाने से पहले आंगन को साफ करने में मदद की। शरीर में दर्द सहते हुए वह दिन भर दौड़ता रहा, और जब आसमान में अंधेरा छा गया तभी उसे दूर स्थित काउंटी शहर दिखाई दिया। उसने राहत की सांस ली। अपनी पहचान की पुष्टि के लिए छाया प्रतिबिंब टैग का इस्तेमाल करते हुए वह शहर में दाखिल हुआ। उसके सामने रोशनियां जगमगा रही थीं, यद्यपि अंधेरा था। यदि वह किसी गांव में होता तो अब तक वह सुनसान हो चुका होता, लेकिन शहर अभी भी लालटेनों से जगमगा रहा था, जिससे हलचल और समृद्धि का दृश्य उभर रहा था। यात्रा से थके हुए वांग एनफेंग की गति इतनी भीड़भाड़ वाली जगह पर पहुंचते ही धीमी हो गई। वह राहगीरों और शोर मचाते विक्रेताओं को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा, और आखिरकार पोर्क बंस की मनमोहक खुशबू से मोहित होकर एक छोटे से विक्रेता के पास रुक गया। उसके पेट में गड़गड़ाहट सुनकर उस युवा विक्रेता ने उसे देखा और खुश होकर बोला, क्या छोटे भाई को थोड़ी भूख लगी है? हमारे पोर्क बंस पोर्क बेली, ताज़ी पत्ता गोभी और मशरूम के बारीक टुकड़ों से बने होते हैं, सभी बारीक कटे हुए। इनका छिलका पतला होता है और भरावन भरपूर होता है, और सिर्फ 6 दांतों करेंसी सिक्कों में आप एक बन बना सकते हैं। बोलते बोलते उसने स्टीमर का ढक्कन उठाया, जिससे सफ़ेद पोर्क बंस की कतारें दिखाई दी, जिनकी खुशबू बाहर आ रही थी। वांग एनफेंग ने अनजाने में अपनी जेब से 12 तांबे के सिक्के निगल लिए। कुछ सोचने के बाद उसने 6 सिक्के वापस रख दिए और बाकी आधे विक्रेता को देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, दुकानदार, तुम्हें तकलीफ है, मुझे एक दे देना ही काफ़ी है। ठीक है। युवक ने चांदी का टुकड़ा लिया, चतुराई से एक बन निकाला और वांग एनफेंग को दे दिया। उसे बड़े चाव से चबाते हुए वांग एनफेंग को वह स्वादिष्ट, सुगंधित और तृप्तिदायक लगा। जैसे ही विक्रेता ने स्टीमर को ढंका और उसके कंधे पर एक सफ़ेद कपड़ा डाला, वह हंसा और बोला, लगता है इस युवा भाई का लहजा कुछ अजीब सा है, क्या तुम हमारे शहर में पहली बार आए हो? वांग एनफेंग ने सहमति में केवल सिर हिलाया। उसका मुंह भरा हुआ था और वह बन को खाता रहा। कुछ निवाले में उसे निगल गया, फिर उसने संतुष्टि भरी सांस ली और अपने हाथ पोंछे। फिर उसने शिष्टाचार में अपनी मुट्ठी उठाई और पूछा, माफ़ करना नौजवान, मुझे एक बात पूछनी है, कृपया बुरा मत मानना। युवा विक्रेता ने उसका विनम्र और सुसंस्कृत रूप देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। पूछो पूछो, मैं उन विद्वान सज्जनों में से नहीं हूँ। तुम बहुत विनम्र हो। वांग एनफेंग मुस्कुराया और बात बदलते हुए बोला, मैंने सुना है कि इस शहर में ली उपनाम का एक डॉक्टर है, क्या तुम उसे जानते हो? डॉक्टर ली? युवक रुका। वांग एनफेंग का सिर से पैर तक निरीक्षण किया, और ये देखकर कि वह खलनायक जैसा नहीं लग रहा है, अंततः भरते हुए अपना सिर हिलाया। उसे, बेशक मैं उसे जानता हूँ। वह मेरिडियन को सक्रिय करने और रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देने में कुशल है, और वह हमेशा लोगों के प्रति दयालु रहा है। दुर्भाग्य से वह इन दिनों शांति से नहीं रह रहा है। वह शहर के पूर्वी हिस्से के एक गिरोह के साथ मुसीबत में पड़ गया है। 1000 टैल चांदी होने पर भी कोई ऐसी उथल पुथल का सामना नहीं कर सकता। वांग एनफेंग ने एक पल रुककर डॉक्टर ली का पता और घटना की प्रकृति पूछी, संदेशवाहक को धन्यवाद दिया और फिर आगे बढ़ गए।
चून की सड़क पर भीड़ थी, उनके अंदर एक तात्कालिकता का भाव जगा और अनजाने में ही उन्होंने शाओलिन जोरदार कदम तकनीक का प्रयोग किया। पीछे से देख रहे युवक ने देखा कि नीले रंग की पोशाक वाला व्यक्ति तेजी से आगे की ओर छलांग लगा रहा था और कुछ ही छलांगों में वह घोड़े की तरह सरपट भाग गया और अपने पीछे स्तब्धता और चीखों की एक श्रृंखला छोड़ गया। डॉक्टर ली के निवास का मेडिकल हॉल ज्यादा दूर नहीं था और वान वेनफेंग की तेज रफ्तार से उस गली तक पहुंचने में बस कुछ ही मिनट लगे। दूर से उसे एक तमाशे के आसपास भीड़ जमा दिखाई दे रही थी, इसलिए वह जल्दी से वहां पहुंचा, लेकिन पाया कि जगह इतनी तंग थी कि उसमें से निकलने की भी जगह नहीं थी। अंदर उसने जोर जोर से गालियां और हथियारों की अचानक तेज आवाज सुनी, जिसके बाद बच्चों के रोने और महिलाओं के सिसकने की आवाजें आईं। वान वेनफेंग का दिल चिंता से तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जल्द ही शांत हो गया। उसकी नजरें आसपास घूमी और वह एक दर्जन कदम पीछे हटा, अपनी सांसों को स्थिर किया, उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपनी ताकत जुटाई, आगे बढ़ा और जोरदार कदम तकनीक का इस्तेमाल करके आगे बढ़ा। जैसे ही वह भीड़ के पास पहुंचा, उसने जोर से दांत दबाया, अपनी आंतरिक क्यूई को बढ़ाया और बाघ की तरह लगभग 2 मीटर ऊंची छलांग लगाई और एक आदमी के कंधों पर जोर से गिरा, जिससे वह वजन के नीचे झुक गया। अपनी सुविधाजनक जगह से उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का जोड़ा एक बच्चे के साथ 5 हटे कट्टे आदमियों से घिरा हुआ है। नेता गालियां देता और मुट्ठियां भींचता हुआ उस आदमी की ओर बढ़ा जो अपनी जगह पर डटा हुआ था। उस किशोर को डरने का जरा भी समय नहीं मिला, उसका शरीर पहले से ही दर्शकों के कंधों पर तेजी से कदम रख रहा था और पहाड़ से उतरते बाघ की तरह घेरे के बीच में छलांग लगा रहा था। जमीन पर उतरते ही उसने अपने हमले की गति का पूरा फायदा उठाया। उसकी दाहिनी मुट्ठी जोर से घूम गई, जबकि उसकी बाईं हथेली एक कुचलने वाले पत्थर की तरह नीचे आई। साथ में एक उफनती हुई आंतरिक क्यूई भी थी, जो आगे चल रहे ताकतवर आदमी की कलाइयों से टकराए। हट्टा कट्टा आदमी चीख पड़ा, क्योंकि उसकी सुरक्षा पूरी तरह खुल गई थी। हालांकि यह वान वेनफेंग का पहला शारीरिक टकराव था, लेकिन उसकी हरकतें पूरी तरह से आक्रोश के उभार से प्रेरित थीं, जिससे उसका दिमाग खाली हो गया था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को घूरा और पूरी ताकत से उसके पेट पर एक सेंट्रल प्लेन फिस्ट मारा, जिससे वह एक तरफ उड़ गया। इसी समय चारों गुंडों ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। पहले तो वे अचानक हस्तक्षेप से चौंक गए, फिर जब उन्हें पता चला कि उनका हमलावर एक युवक है, तो वे दहाड़ने लगे और उस पर टूट पड़े। वान वेनफेंग का दिल ढोल की तरह धड़क रहा था, उसका दिमाग मानो खाली स्लेट हो। फिर भी मार्शल आर्ट के लगभग 7 घंटे यानी 14 घंटे प्रतिदिन के प्रशिक्षण ने उसके शरीर में एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया पैदा कर दी थी। जैसे ही उसने देखा कि एक मुक्का सीधे उसकी ओर आ रहा है, उसने अपने दाहिने पैर से पीछे हटकर अपनी बाहें मजबूती से ऊपर उठाकर आने वाले प्रहार को रोक लिया। उसके गुरु के शब्द, जो मार्शल आर्ट का ज्ञान दे रहे थे, उसके मन में उमड़ पड़े। सहज ही उसकी कमर घूम गई, उसका दाहिना हाथ कोहनी से मुड़ गया और उसने उल्टे एल्बो ब्रेक को सर्पिल बल और आंतरिक क्यूई के साथ उस बदमाश की पसलियों में घुसा दिया। एक भयानक चीख के साथ वह भारी भरकम गुंडा चीखा और कूड़े की तरह उड़ गया। उसका बायां हाथ मुक्का रोकने के लिए उठा, उसकी मुद्रा बदल गई और उसका दाहिना मुक्का हथेली के वार में बदल गया। उसकी रीढ़ की हड्डी से उसकी उंगलियों के जरिए ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दूसरे हमलावर के गले पर सीधा वार किया। इसी गति का इस्तेमाल करते हुए उसने ऊपर की ओर धक्का दिया, जिससे गुंडे का जबड़ा झटके से उखड़ गया और वह आदमी चीखते हुए पलट गया और जमीन पर लौटने लगा। अन्य दो के व्यंग्यात्मक स्वर थम गए, उनके कदम अनजाने में रुक गए, लेकिन वान वेनफेंग, जिसका मन लगभग विचार शून्य था, ने अपना हमला बंद नहीं किया। अनजाने में ही जोरदार कदम तकनीक की गति तकनीक अपनाते हुए वह पहाड़ी से नीचे छलांग लगाते बाघ की तरह आगे की ओर झपटा। अपनी मुद्रा बदलकर बाएं धनुष की मुद्रा में आ गया। उसकी दाहिनी हथेली प्रतिद्वंद्वी के मुक्के को पकड़ने के लिए अंदर की ओर घूम रही थी, जबकि उसकी बाईं मुट्ठी बाहर की ओर कनपटी पर जा लगी। उस आदमी की गुस्से से भरी चीख अचानक बंद हो गई और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। बूढ़े लियो, बूढ़े झांग, तुम और करीब मत आओ। अगर तुम और करीब आए तो मैं अधिकारियों को बुला लूंगा। मदद करो, कोई मदद करो। मटन चॉप दाढ़ी वाला आखिरी हट्टा कट्टा आदमी स्तब्धता से आतंक में चला गया, एक डरी हुई लड़की की तरह चीख रहा था, अपनी बाहें लहरा रहा था। तभी उसकी कोहनी के मोड़ पर एक मुक्का लगने से उसकी सुरक्षा भंग हो गई। वान वेनफेंग ने अपना दाहिना हाथ मोड़ा, बाएं हाथ से दाहिना हाथ पकड़ा और जोरदार सटेप तकनीक से आगे बढ़ा। उसकी उठी हुई कोहनी गुंडे की ठुड्डी पर बेरहमी से लगी। वह आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी दुनिया में अंधेरा छा गया। तभी जब युवक की सांसें सामान्य होने लगी और उसका मन धीरे धीरे साफ होने लगा, वह सीधा खड़ा होकर अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने लगा, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी आंतरिक मार्शल आर्ट की ताकत ने उसे एक सामान्य बलवान व्यक्ति से बहुत अलग बना दिया था। इस समय पहला व्यक्ति, जो उस युवक के पहले कदम से थोड़ा तनावग्रस्त और घबराया हुआ था, गंभीर रूप से घायल नहीं था, कराह उठा और जमीन से रेंगता हुआ ऊपर आया। खड़े होने से पहले ही वह चिल्लाने लगा, कौन है? किस निकम्मे बदमाश ने मुझ पर चुपके से हमला कर दिया?
तुम्हारी माँ के पैरों में घाव हैं, तुम अपने सिर के ऊपर बैठे अधिकारी की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे करोगे? अपनी बात पूरी करके जब उसने गौर से देखा तो उसे सिर्फ अपने भाई जमीन पर पड़े आसमान की ओर रोते हुए दिखाई दिए। उसका दिल बैठ गया और नीले कपड़े पहने उस युवक को देखकर, हालांकि उसका चेहरा नाजुक और सुंदर था, उसकी जबरदस्त और शक्तिशाली आभा उसके चेहरे पर लगभग लगी। वह पीछे हटने को मजबूर हो गया, लेकिन जब उसने देखा कि स्थानीय गांव वाले चारों तरफ हैं, तो उसे एहसास हुआ कि वह एक छोटे लड़के को अपनी इज्जत गंवाए बिना उसे डराकर नहीं भगा सकता। दांत पीसते हुए उसने तेजी से अपनी छाती से एक चमकता हुआ खंजर निकाला और चिल्लाते हुए हमला किया। बेटे, ब्लेड पर ध्यान दो। अगर उस आदमी ने शुरू से ही चाकू का इस्तेमाल किया होता तो वांग इनफेंग शायद पहले हमला करने से डरते हुए झिझकते, लेकिन अब तक वह अपनी शुरुआती घबराहट से उबर चुका था। तुरंत उसका दाहिना पैर उसके बाएं पैर के आगे आगे बढ़ा और उसने अपने शरीर को बाईं ओर मोड़ लिया ताकि सीधा वार न हो। जिस क्षण उस आदमी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया, युवक का बायां हाथ ऊपर उठकर सीधे उसकी कलाई पकड़ चुका था। आंतरिक शक्ति उमड़ पड़ी और उसने जोर से हाथ घुमाया, उसका दाहिना हाथ कोहनी से मुड़ा और अभ्यासपूर्ण कौशल के साथ उस आदमी के पेट में जा लगा। एक ही चाल में दो तकनीकें, आंतरिक क्यूई का प्रयोग। आदमी ने एक करुण चीख निकाली जब लंबा चाकू उसकी पकड़ से छूट गया। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरे, अब वह युवक के हाथ में चतुराई से पकड़ा गया और उसने उसे ठंडे जोश के साथ घुमाया। वह बचपन से ही सराय वाले के घर सुअर चराता रहा था। उनके परिवार की तलवारबाजी में ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह बिना किसी परेशानी के अपनी मुद्रा बना लेता था। वह ये भी समझता था कि बुराई का जवाब बुराई से ही दिया जाना चाहिए। उसकी कलाई के एक झटके से तेज खंजर गुनगुनाता हुआ सीधे उस बड़े आदमी की गर्दन पर आ टिका। आदमी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों के सामने बिजली चमक गई हो। उसके बाद उसकी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई, जिससे उसकी पीठ पर रोंगटे खड़े हो गए और वह कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, यह युवा नायक, बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। ये हमारी गलती नहीं है, ये ली परिवार के लोग हैं जिन पर हमारा पैसा बकाया है। हम थोड़े कठोर हो सकते हैं, लेकिन हत्या का जवाब देना होगा और कर्ज चुकाना होगा। क्या ये नैतिक रूप से सही नहीं है? ये सिद्धांत हर जगह सच है, युवा नायक। जैसे जैसे वह बोलता गया, उस आदमी को ऐसा लगने लगा जैसे उसके साथ अन्याय हुआ है। पास ही खड़ा एक सभ्य और ईमानदार अधेड़ उम्र का आदमी इतना गुस्से में आ गया कि उसका चेहरा लाल हो गया और वह गालियां बकने लगा। अपनी इस बकवास के साथ चले जाओ। मैंने तुमसे केवल 10 टैल चांदी उधार ली थी, ये 100 टैल कब हो गई? युवा नायक, उस पर विश्वास मत करो। ये देखकर वांग इनफेंग ने तुरंत कोई निर्णय नहीं दिया, बल्कि अपने दाहिने हाथ में लंबा चाकू पकड़े हुए बाएं हाथ को छाती तक उठाए, थोड़ा झुके हुए वहां खड़े कई दर्शकों की ओर देखा, उस सज्जन की ओर इशारा किया और ऊंची आवाज में पूछा, माननीय बुजुर्गों, मैं इस अनमोल भूमि पर नया हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह सज्जन किस तरह के व्यक्ति हैं? भीड़ से विभिन्न आवाजें आईं। डॉक्टर ली गुणी और कुशल हैं, वास्तव में एक दिव्य डॉक्टर हैं। वह सज्जन दयालु हैं, अक्सर बिना पैसे मांगे गरीबों को दलिया और चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराते हैं। जैसे ही भीड़ ने अपनी राय जाहिर की, युवक ने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने उस आदमी की ओर इशारा किया जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और पूछा, और इस आदमी का व्यवहार कैसा है? भीड़ एक पल के लिए चुप हो गई, फिर हंसी और ठहाके गूंज उठे और उस आदमी ने इधर उधर देखा कि कौन पूछ रहा है। हालांकि अपनी गर्दन पर ब्लेड की ठंडक बढ़ती और माथे पर पसीना आता देख उसने कोई भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। वांग इनफेंग ने ब्लेड वापस खींच लिया और पीछे हटते हुए समान भाव से बोला, सही और गलत पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। वह आदमी छूटकर लड़खड़ाता हुआ कुछ कदम आगे बढ़ा, उसके पैर कमजोर थे। ये जानते हुए कि उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है और शायद पैसा भी गंवा दिया गया है, वह क्रोध और अपमान से भर गया। फिर भी उसे अपने भाइयों को उठाने की याद आई। तभी पीछे से एक जवान आवाज गूंजी, रुकना, तुम्हें लोगों को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। हटे कट्टे आदमी ने दांत भींचे और वांग इनफेंग को घूरा। तभी उसने देखा कि युवक ने अपनी छाती से एक कपड़े का थैला निकाला और उसे लापरवाही से फेंक दिया। उस आदमी ने सहज ही उसे पकड़ लिया, उसका वजन महसूस किया। वह जानता था कि उसमें चांदी और तांबे के सिक्के हैं। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे जब वांग इनफेंग ने चाकू जमीन में घोंपते हुए कहा, हर मामले को उसकी अपनी योग्यता के आधार पर देखा जाना चाहिए। महान किन विधि संहिता के अनुसार ऋण चुकाना वास्तव में उचित है। थैले में 10 तैल चांदी है और कुछ तांबे के सिक्के भी हैं जो तुम्हें पीटने के लिए हैं, ये तुम्हारे चिकित्सा व्यय के लिए पर्याप्त होंगे। ये शब्द सुनकर वह आदमी हैरानी से रुक गया। उनके जैसे गुंडे जियांगू की नैतिकता को महत्व देते हैं, वरना वे अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करते और जाने से पहले अपने भाई को उठाने में मदद नहीं करते। अब उस युवक को मोटे कपड़े पहने देखकर, जो उसकी साधारण पृष्ठभूमि का संकेत देते थे, और उसके हाथों पर कड़ी मेहनत के कठोर निशान, फिर भी एक जियांगू नायक की भावना का प्रतीक लग रहा था, जो लाभ से ज्यादा सम्मान को महत्व देता था।
10 चांदी के सिक्के वादे के मुताबिक तुरंत दिए गए, इसलिए उसने दांत पीसकर दर्द सहते हुए और सलामी में मुट्ठियां भींच लीं। सच्चा हीरो, इस बार हम हार मान लेते हैं। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं और तुम्हें अपना दोस्त मानते हैं। हालांकि वान दिनफेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारा पैसा सिर्फ इसलिए लौटा रहा हूं क्योंकि मैं नैतिक सिद्धांतों का पालन करता हूं और मूलभूत सत्यों का सम्मान करता हूं। मेरे इरादों को गलत मत समझना। अगर तुम बुरे काम करते रहे तो मैं तुम्हें हर बार पीटूंगा जब भी मैं तुम्हें देखूंगा। ये कहकर वह हल्के से मुस्कुराए और गंभीरता से बोले, बेशक, मैं दवा की कीमत में आपको कोई कमी नहीं दूंगा। आप। भीड़ हंसने लगी और यह सुनकर कुछ बदमाशों को शर्म और गुस्से का मिला जुला एहसास हुआ। फिर भी जब उन्होंने युवक की पतली काया, गरिमा में लालित्य और उसके सामने रखे तेज चाकू को देखा, जो अभी भी बिजली की ठंडी रोशनी में टिमटिमा रहा था, तो वे डर से भर गए और अपने चेहरे ढककर भाग गए। जबकि वान दिनफेंग ने पड़ोसियों की ओर रुख किया, जो उत्साह देख रहे थे और विद्वान व्यक्ति की ओर मुड़ने से पहले सलामी में मुट्ठी झुकाए अभी तक अपना उद्देश्य नहीं बताया था। डॉक्टर ने गहरी सांस ली, उनके परिष्कृत चेहरे पर थकान स्पष्ट थी और उन्होंने अपना सम्मान व्यक्त किया। परेशान करने वाला युवा नायक, मैं उस पैटर्न वाली चांदी को गिनकर बाद में तुम्हें दे दूंगा। वान दिनफेंग एक तरफ हट गए, शिष्टाचार को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और अपनी कमर तक पहुंचकर एक गहरे रंग की लोहे की शराब की बोतल निकाली और धीरे से कहा, डॉक्टर ली, ऐसी औपचारिकताओं की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना अंकल ली आधे दिन तक मेरी शिकायत करते रहेंगे। वह व्यक्ति एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर उसने युवक के हाथ में फ्लास्क देखा, जिसके गहरे रंग के आधार पर बारीक नक्काशीदार पैटर्न बने हुए थे, और उसके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए जब उसने कहा, क्या ये जुवानजिंग फ्लास्क है? क्या आप अंकल ली के बेटे हैं या उनके शिष्य? नहीं नहीं, आपने उन्हें पिता नहीं कहा, आपने उन्हें अंकल ली कहा। जाहिर है आप उनके शिष्य नहीं हैं। विद्वान व्यक्ति के आश्चर्य और प्रसन्नता भरे भाव देखकर और अपना सामान्य संयम खोकर वान दिनफेंग को विश्वास हो गया कि उसे सचमुच सही व्यक्ति मिल गया है। वह अंकल ली के इतने व्यापक संबंधों से भी हैरान था और उसने मुट्ठी बांधते हुए कहा, नहीं, अंकल ली और मेरे पिता अच्छे दोस्त हैं और वह मुझे अपने सगे संबंधियों जैसा मानते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे ये कुप्पी आपको देने के लिए कहा। औपचारिकताएं छोड़ो, अगर तुम भाई ली के भतीजे हो तो तुम मेरे भी भतीजे हो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मुझे अंकल ली कहो, उस आदमी ने जोर देकर कहा, उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वान दिनफेंग ने उसकी खुशी देखी, जो साफ तौर पर फ्लास्क देखने का नतीजा थी और जिसकी तुलना में उस दरिंदे की हालिया धमकी मामूली लग रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट और सुझाव को विनम्रता से स्वीकार करते हुए उसने अपनी मुट्ठी बांधी और उसे एक बार फिर अंकल ली कहकर संबोधित किया और फिर आंसू पोंछती हुई उस महिला की ओर मुड़कर कहा, आंटी। डॉक्टर ली ने बेबाक खुशी जाहिर की, जबकि महिला अपने परिवार की मुश्किल सुझाने के लिए वान दिनफेंग की आभारी अपने बच्चे को गले लगाती हुई कोमलता से बोली, अच्छे बच्चे, अंदर आओ, यूं ही खड़े मत रहो, घर के अंदर आओ। विद्वान व्यक्ति ने एहसास में अपने माथे पर थपथपाया और जल्दी से आमंत्रित किया, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे योग्य भतीजे, अंदर आओ और बैठो। शिवलिंग, कुछ पेय और व्यंजन तैयार करो, मैं अपने योग्य भतीजे के साथ खूब शराब पीऊंगा। बोलते बोलते उसने हाथ बढ़ाकर उस युवक को हाथ से पकड़कर अंदर ले जाने की कोशिश की। ये तमाशा खत्म होते देख सड़क पर खड़ी भीड़ शोर मचाते हुए तितर बितर हो गई और तभी कमर में तलवारें लिए दो सिपाही गली के कोने की ओर तेजी से बढ़े। पुनश्च खूबसूरत कवर के लिए शिहाई आनयू का शुक्रिया। कवर अपलोड हो चुका है और वेबसाइट पर देखा जा सकता है, लेकिन यह अभी कीडियन ऐप पर उपलब्ध नहीं है। लगता है हमें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। वे दोनों डॉक्टर ली की दवाखाने में वापस लौट आए, जहां का पिछवाड़ा उनके पारिवारिक निवास से जुड़ा था। महिला अपने कमरे में वापस चली गई और कुछ ही देर बाद खाना पकाने की खुशबू हवा में फैलने लगी। वान दिनफेंग और वह सज्जन अध्ययन कक्ष में बैठे, जो एक छोटा सा कमरा था और किताबों से भरी दो अलमारियों से भरा हुआ था। मेज पर एक प्राचीन पाठ रखा था और एक नज़र डालने पर युवक ने देखा कि उस पर 12 विसराल कमांडर स्क्रॉल लिखा हुआ था। उसने समझा कि यह एक चिकित्सा पुस्तक होगी। हे मेरे प्यारे भतीजे, इस तंग जगह के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कृपया मेरे खिलाफ इसका कोई आरोप मत लगाओ। वह सज्जन व्यक्ति थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था क्योंकि उसने जल्दी से मेज़ और बिस्तर को व्यवस्थित किया और वान दिनफेंग को बैठने के लिए आमंत्रित करने से पहले एक साफ जगह बनाई। उसका दाहिना हाथ भारी शराब के बर्तन को सहला रहा था, उसके चेहरे पर पुरानी यादें ताज़ा थीं। काफ़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, बड़े भाई ली कैसे हैं? वान दिनफेंग ने सिर हिलाया और जवाब दिया, वह अच्छा कर रहा है, हर दिन शराब पी रहा है और मांस खा रहा है, हमेशा की तरह उत्साहित है, युवा लोगों से अलग नहीं है। ये सुनकर वह आदमी हंसा और बोला, देखो मैंने क्या सवाल पूछा, मैं कितना मूर्ख हूँ।
बड़े भाईली के मार्शल आर्ट कौशल, उनकी प्रबल ऊर्जा और मजबूत शरीर के साथ अगर मैं कब्र में भी होता तो भी वह पहले की तरह ही दिल खोलकर खा पी सकते थे। लड़का इन शब्दों से थोड़ा चौंक गया। हालांकि उसने थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाया था कि बड़े भाईली में कुछ मार्शल आर्ट के हुनर हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने ज़्यादा होंगे। उसके सामने बैठे डॉक्टर की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 30 के आसपास थी, फिर भी उनके बोलने के तरीके से लग रहा था कि बड़े भाईली उससे कहीं ज़्यादा हटे कट्टे हैं। इससे लड़के की जिज्ञासा उस बूढ़े आदमी के बारे में और भी बढ़ गई जिसे वह इतनी अच्छी तरह जानता था। पहले तो वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन युवावस्था का भोलापन उस पर हावी हो गया और वह खुद को ये पूछने से नहीं रोक सका, चाचा ली, आप उस समय बड़े भाई ली से कैसे मिले थे? उसने तुम्हें मुझे ढूंढने भेजा और तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताया। बड़े भाई ली का चरित्र 20 सालों में एक भी बदलाव नहीं। ली कांगशेंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया और 2 बार हंसे। हंसी के बावजूद उनके चेहरे पर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उन्होंने हाथ में शराब का बर्तन हिलाया, आह भरी, और फिर धीरे धीरे उन सालों पहले की घटनाओं को याद करने लगे। इस बीच महिला ने उन्हें परोसने के लिए कुछ पेय और व्यंजन तैयार कर लिए और ली कांगशेंग अतीत की यादों में डूबे हुए बस पीते रहे। कहानी 20 साल पहले शुरू हुई थी। उस समय ली कांगशेंग अभी उतने प्रसिद्ध डॉक्टर नहीं थे जितने अब हैं। वह तो बस एक युवा थे जो दुनिया में कदम रख रहे थे, अपने परिवार के चिकित्सा कौशल के साथ जियांगहू में घूम रहे थे। उस समय जमीन आज जितनी स्थिर नहीं थी, अक्सर सड़कों पर लुटेरे घात लगाए बैठे रहते थे। एक बार उन्हें पकड़ लिया गया, उनकी गर्दन पर चाकू लगा हुआ था और उन्हें एक घायल गिरोह के नेता का इलाज करने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन युवा होने के बावजूद उसकी जिद कम नहीं हुई थी। वह अपनी बात पर अड़ा रहा और नेता को जमकर डांटा। जब उसे लगा कि उसकी जान अब नहीं बच सकती, तभी एक अधेड़ उम्र का रेंजर बिजली की तरह तेजी से हंसता हुआ अंदर आया और लुटेरों के पहाड़ को खत्म करने के लिए बस कुछ परछाइयां छोड़कर उसे इस शहर तक ले गया। रास्ते में दोनों के व्यक्तित्व एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एक जिद्दी और ईमानदार, दूसरा निडर और बेबाक, और वे अच्छे दोस्त बन गए। हालांकि सभी अच्छी चीज़ों का अंत होता है और इसलिए बिछड़ने का दिन टाला नहीं जा सकता था। उन सालों पहले 17-18 साल बाद अपने अलगाव की बात करते हुए ली कांगशेंग लगातार शराब पीता रहा। उसका विद्वान चेहरा लाल हो गया था। काले क्रिस्टल के बर्तन को एक तरफ रखते हुए उसने वांग इनफेंग का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी आवाज़ लड़खड़ाते हुए बोली, ये बर्तन बड़े भाईली के पास से कभी नहीं जाता था। मैं इसे देखते ही समझ गया था कि तुम्हारा उनके साथ एक खास रिश्ता है। अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो इस जगह को अपना घर समझो। प्लीज़ जब तक चाहो यहाँ रहो। क्या हो अगर अंकल ली तुम्हारे लिए शादी का इंतज़ाम कर दें? आप यहाँ स्थायी रूप से रह सकते हैं। उस सज्जन का व्यवहार बेकाबू हो गया, साफ तौर पर शराब के नशे में चूर, और वह पूरी तरह से नशे में धुत था। उसने वांग इनफेंग का हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से हिलाते हुए कहा, मेरे परिवार में यानान नाम की एक छोटी बेटी है। वह तुमसे सिर्फ 4-5 साल छोटी है। क्यों न मेरे प्यारे भतीजे, हम यहीं शादी का अनुबंध तैयार कर लें। तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो, बड़े भाई ली को दिखा सकते हो, ताकि हमारे दोनों परिवार और भी करीब आ सकें। अपनी बात खत्म करते ही ली कांगशेंग सचमुच लड़खड़ाते हुए उठे, कागजों में टटोलने के लिए मुड़े, स्याही और ब्रश तैयार किया और लिखने लगे। शायद नशे की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन उनकी लिखावट में एक रेंजर की बेबाक अदा थी। इस बीच वांग इनफेंग ये तमाशा देख रहा था और बेचैनी महसूस करने लगा। हालांकि उसने अभी अभी एक बड़ी जीत हासिल की थी, फिर भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए। दखलंदाजी करनी है या नहीं? अपनी बेटी के भाग्य का यूं ही फैसला करने के अपने सख्त नापसंदगी को एक तरफ रखते हुए भी उसके मालिक के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। उसे मनाएं, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह उसे समझा कैसे सकता था। उसे रोकने का एक ही तरीका था कि उसे पीटकर मार डाला जाए, लेकिन अपने पिता के बड़े भाई की शिक्षाओं ने उसे एक दयालु बुजुर्ग पर वार करने की इजाज़त नहीं दी। जैसे ही वांग इनफेंग कुछ असहाय महसूस कर रहा था, अचानक एक कोमल हाथ आगे बढ़ा और उसके बाद 2 चमचमाती चांदी की सुइयां सीधे ली कांगशेंग की पीठ में चुभ गईं। उस आदमी का शरीर अकड़ गया और फिर हल्के से कांपते हुए वह मेज पर गिर पड़ा और फिर जोर जोर से खर्राटे आने लगे। वांग इनफेंग चौंक गया और अपनी सौम्य और सुसंस्कृत चाची की ओर मुड़ा, जो अपने पति की ओर देखते हुए एक कड़वी मुस्कान लिए हुए थीं। हैरान होकर इनफेंग ने अचानक कहा, यह आंटी, आप मार्शल आर्ट जानती हैं? मार्शल आर्ट? मैं तो एक औरत हूँ, मुझे मार्शल आर्ट कैसे पता चल सकता है? महिला कुछ हद तक हैरान दिखी, फिर उसे तुरंत एहसास हुआ कि क्या हुआ था और उसने चांदी की सुइयों की ओर इशारा करते हुए समझाया, यह कोई मार्शल आर्ट नहीं है, ये तो बस परिवार की एक्यूपंक्चर तकनीक है। मानव शरीर पर 11 बिंदु होते हैं जो किसी व्यक्ति को सोने में मदद कर सकते हैं। मैंने फेंगफू में उसके कान के पीछे 2 बिंदुओं पर सुई चुभोई थी।
इसके अलावा वह खुद भी काफ़ी नशे में था, जिससे मेरे भतीजे को असहज महसूस हो रहा था। अभी अभी हुई शादी की बात, यानान सिर्फ 7 साल की है, कृपया इसे गंभीरता से न लें। बोलते हुए उसके चेहरे पर माफ़ी और दृढ़ता का भाव था और वह वांग इनफेंग की ओर झुकी। युवक उसके इशारे से बचने के लिए जल्दी से एक तरफ हट गया, खुद को संभाला और फिर मुस्कुराया। ये तो बस नशे में बकबक थी, मैंने भी थोड़ी पी ली है, मेरा सिर पूरी तरह धुंधला गया है। कल तक शायद मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं रहेगा। अंकल ली, क्या उन्होंने अभी कुछ कहा? महिला ने वांग इनफेंग के शांत चेहरे को देखा, एक पल के लिए रुकी और फिर मुस्कुराई। मैंने गलत समझा होगा, अभी कुछ नहीं हुआ। वांग इनफेंग फिर मुस्कुराया, उस विद्वान व्यक्ति की ओर देखा जो बेहोश हो गया था, और कहा, चून की अंकल ली इस अवस्था में नशे में हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि चाची और चाचा का कमरा कौन सा है? मैं उसे बिस्तर तक ले जा सकती हूँ। बगल में बैठी औरत, जिसकी आंखें झुंझलाहट से चमक रही थीं, ने कड़वाहट से कहा, उसे पता है कि वह शराब नहीं पी सकता, फिर भी वह ज़रूरत से ज़्यादा पीने पर अड़ा रहता है, जो लापरवाही है। छोटों के लिए मिसाल कायम न करना अशिष्टता है, बकवास करना गैर जिम्मेदाराना है। उसने एक ही बार में एक सज्जन व्यक्ति के 10 नियमों में से कई तोड़ दिए हैं, वह यहाँ ठंड सहने का हकदार है। इनफेंग, तुम्हें उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आओ, तुम्हारी चाची ने तुम्हारे लिए एक अतिथि कक्ष तैयार कर दिया है। जाओ और नहा धोकर आराम करो। ली कांगशेंग की शिकायत करते हुए वह प्रसन्नचित भाव से मुड़ी और वांग इनफेंग को अपने साथ ले गई। युवक ने ली कांगशेंग की ओर देखा, जिसका चेहरा स्याही से सना हुआ था, और सोचा, वाकई शराब समस्याएं पैदा करती है, स्वभाव को प्रभावित करती है, व्यक्ति को ऐसे काम करने पर मजबूर करती है जो वह नशे में करने की हिम्मत नहीं करता, बल्कि तमाम तरह की परेशानियां भी पैदा कर सकती है। मास्टर जी ने मुझसे झूठ नहीं बोला, शराब को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अध्ययन कक्ष से निकलकर एक कोने में मुड़ते हुए वह अपने निर्धारित कमरे में पहुंचा। वह बड़ा तो नहीं था, लेकिन असाधारण रूप से साफ सुथरा था और उसमें ताज़ा बिस्तर बिछा हुआ था। वांग इनफेंग ने ली कांगशेंग की पत्नी को शुभ रात्रि की शुभकामनाएं दी और नहाने के बाद वह बिस्तर पर लेट गए। उन्हें ग्रेट लियांग माउंट के सख्त तख्ते के बिस्तर से काफ़ी अलग स्पर्श महसूस हो रहा था, जैसे वसंत में कोमल नई कोम्पलें। यह उन्हें कोमलता से घेरे हुए था, उनके नथुनों में औषधीय जड़ी बूटियों की खुशबू भर रही थी। इस बिस्तर पर लेटे लेटे वांग इनफेंग को बहुत देर तक नींद नहीं आई। आज पहली बार उसने दूसरों से शारीरिक रूप से मुकाबला किया था और उसने कई बलवानों को आसानी से हरा दिया था, जिससे उसकी भावनाएं उफान पर थीं। अभी अभी वह अपने पिता द्वारा सिखाए गए शिष्टाचार का पालन कर पा रहा था, लेकिन अब अकेले में उसे अभी भी एक तीव्र उत्तेजना महसूस हो रही थी। मन ही मन कई बार एक सज्जन व्यक्ति अकेले में सतर्क रहता है, इस सिद्धांत को मन ही मन दोहराने के बाद उसका उत्साह और भी बढ़ गया। अचानक उसे याद आया कि उस दिन वह शाओलिन संप्रदाय में नहीं गया था। ये सोचकर कि चून की रात हो चुकी थी और वह अंकल ली के घर पर था, आधे घंटे के लिए गायब हो जाना कोई समस्या नहीं होगी। उसने अपना हाथ उठाया और बुद्ध मनकों से फुसफुसाया, मुझे मास्टर को खोजने के लिए शाओलिन मंदिर वापस जाना होगा। बीप, कृपया युवा नायक, एक आरामदायक वातावरण खोजें। जियांगू की विशाल दुनिया अब आपके लिए खुल जाएगी। उस तीखी मधुर महिला आवाज के साथ वांग इनफेंग की आंखों के सामने का दृश्य धीरे धीरे बिखर गया। एक पल में वह दवा की दुकान के औषधीय सुगंध वाले कमरे से निकलकर ऊंचे पहाड़ों पर स्थित शाओलिन मंदिर के अंदर पहुंच गया। सचमुच आसमान काला पड़ गया था और ऊपर का स्याह गुंबद तारों से भरा हुआ था। पड़ोस के एक भिक्षु के कमरे में एक तेल के दीपक की रोशनी अनिश्चित रूप से टिमटिमा रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से चरमराहट की आवाज़ के साथ खुला, जैसे धूसर भिक्षुओं के वस्त्र पहने सी युआन धीरे से बाहर निकला और वांग इनफेंग को हल्के आश्चर्य से देख रहा था। इनफेंग, बहुत देर हो चुकी है, तुम अब क्यों आए हो? अपने गुरु को देखकर वांग इनफेंग की आंखें चमक उठीं और एक बुजुर्ग को प्रभावित करने की युवा उत्सुकता के साथ उन्होंने धीमी आवाज में प्रसन्नतापूर्वक कहा, गुरु, मैंने आज किसी के साथ मुकाबला किया। सी युआन का मुंह थोड़ा ऊपर की ओर उठा। उसने हाथ उठाकर वांग इनफेंग को अपने पास बुलाया और युवक के काले बालों पर हाथ रखकर उन्हें प्रोत्साहित करते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह उन बदमाशों के साथ था? वांग इनफेंग के चेहरे पर कुछ क्षण के लिए भावभंग हो गए और उसने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, तुम तो जानते ही हो। उसके स्वर में बेबसी और पछतावे की झलक थी। सी युआन ने हंसते हुए जवाब दिया, हालांकि तुम्हारे गुरु शाओलिन मंदिर की चारदीवारी के भीतर ही सीमित हैं, फिर भी मुझे तुम्हारे अनुभवों के बारे में थोड़ा बहुत पता है। हालांकि मैंने सोचा था कि आपके स्वभाव को देखते हुए आप मुझे इसके बारे में कल ही बताएंगे। मैं भूल गया था कि आप अभी भी एक छोटे लड़के हैं। अपने गुरु के शब्दों से वांग इनफेंग शर्मिंदगी से लाल हो गए। फिर उन्होंने सी युआन को ये कहते सुना, मैं कल तुमसे इस बारे में बात करने वाला था, लेकिन चूंकि तुम आ जाए हो तो अभी सबसे अच्छा समय है। आओ इनफेंग, अपने गुरु पर उसी अंदाज में हमला करो जैसे तुमने आज उन बदमाशों पर किया था।
वान वेनफेंग एक पल के लिए रुका, फिर देखा कि सी युआन पहले ही भिक्षु के कमरे की सीढ़ियां उतर चुका था और आंगन में खड़ा था। उसका दाहिना हाथ आमंत्रण भरे इशारे और शांत भाव से इशारा कर रहा था। जाहिर है उसने पिछली बात गलत नहीं सुनी थी। हालांकि वान वेनफेंग स्वभाव से सरल और सीधे थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे और समझते थे कि यह उनके गुरु द्वारा उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने का एक अवसर है। वे अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए तेजी से सीढ़ियां उतर गए। पहले उन्होंने सी युआन को प्रणाम किया, फिर धीरे धीरे शाओलिन चांगक्वान की मुद्रा धारण कर ली। एक बार जब उसकी मुद्रा बन गई तो उसके हृदय में उमड़ते उत्साह और चिंता के सभी मिश्रित भाव पानी की तरह बह गए। उसकी आंतरिक क्यूई धीरे धीरे प्रवाहित हुई और उसका दुबला पतला युवा शरीर पर्वत के समान दृढ़ आभा बिखेरने लगा। कृपया सावधान रहें गुरु, कहने के बाद उसने अचानक अपना पैर पटका और जोरदार कदम तकनीक का उपयोग करते हुए सी युआन पर हमला कर दिया। हवा सीटी बजा रही थी। जब वह 3 कदम दूर था तो उसका दाहिना पैर जोर से जमीन पर पड़ा और उसका बायां पैर क्रम से आगे बढ़ा। उसकी बाईं हथेली बाहर की ओर उठी हुई थी, जबकि उसका दाहिना हाथ एक कोण पर ऊपर की ओर उठा हुआ था। उसकी रीढ़ की हड्डी शक्ति उत्पन्न करने के लिए मुड़ गई, और जैसे ही आज के मुकाबले का ज्ञान उसके मन में उमड़ा, उसने जोरदार सटेप तकनीक की शक्ति को इस वन और पाम मूव में डाल दिया। ये तकनीक सामान्य से कहीं ज्यादा मजबूत थी, उछलते बाघ और झपट्टा मारते बाज जैसी भयंकर असाधारण गति के साथ, और जैसे ही उसने वार किया उसे बेहद खुशी का एहसास हुआ। लेकिन जैसे ही उसकी शक्ति चरम पर पहुंची, सी युआन हल्के से एक कदम पीछे हटा, अपने बाएं घुटने को मुड़कर पैर का सिरा जमीन पर टिका दिया। उसकी दाहिनी मुट्ठी कमर पर टिकी थी और उसका बायां हाथ, जो उसकी दाहिनी मुट्ठी पर टिका था, हथौड़े की तरह नीचे झूलकर वान वेनफेंग की कलाई पर सटीक वार करने लगा। युवक ने दर्द भरी चीख निकाली, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ हैरान भी था, ये सोचते हुए कि मास्टर की यह चाल शाओलिन मुट्ठी की वापसी की कोहनी का पीछा है, एक रक्षात्मक जवाबी हमला है। अगला कदम निश्चित रूप से बाईं कोहनी को बचाव में वापस लाना और दाहिनी मुट्ठी को ब्रोकन एल्बो स्टांस में मारना होगा। अंदर से थोड़ा चिंतित महसूस करते हुए वह जानता था कि उसे अनुवर्ती रिवर्स एल्बो ब्रेक को जारी नहीं रखना चाहिए, जो कि और भी अधिक बलशाली होगा। इसके बजाय वह जल्दी से पीछे हटने के लिए एक तरफ हट गया। फलस्वरूप उसकी शानदार चाल टूट गई। उसे अफसोस तो हुआ, लेकिन राहत भी मिली कि वह अपने मालिक के अगले हमले से बाल बाल बच गया। हालांकि तभी सी युआन की कोहनी का वार, जो बचाव और जवाबी हमले के लिए था, अचानक बदल गया। बाईं कोहनी, जो बचाव के लिए उसके कंधे के सामने रखी थी, नीचे गिर गई और उसने अपने शरीर को घुमाया और कोहनी को ठीक उसी तरह मोड़ दिया जैसा वान वेनफेंग इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। और चाल में बदलाव के कारण अब वार कमर और पेट पर निशाना लगाकर प्रतिद्वंद्वी की गति को तोड़ने और उसे वश में करने के बजाय सीधे वान वेनफेंग की कनपटी पर किया गया। मुड़ी हुई कोहनी युद्ध के मैदान में किसी दहाड़ते हुए सेनापति द्वारा जोरदार भाले के प्रहार जैसी घातक थी। हवा में कटने की आवाज़ इतनी तेज और भयावह थी कि वान वेनफेंग की सांसें लगभग बंद हो गईं। एक क्षण के लिए उसका दिमाग खाली हो गया। कई सांसें लेने के बाद ही युवक को धीरे धीरे होश आया। उसके पैर अनायास ही ढीले पड़ गए। सी युआन ने धीरे से अपनी चाल वापस खींची और सिर हिलाते हुए कहा, अभी अभी मैंने भी तुम्हारे जैसे ही युद्ध कौशल और आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, फिर भी मैं तुम्हें आसानी से हरा पाया। वान वेनफेंग, जो अभी भी अपनी युवावस्था में थे और पहली बार कोई मुकाबला जीत रहे थे, उन शब्दों को सुनकर असंतोष की लहर महसूस की और कहा, मास्टर, आप स्पष्ट रूप से अनुचित हैं। 8वें रुख के बाद कोहनी पकड़ने के लिए पीछे हटने वाला कदम, अगला कदम 9वें रुख, दोपहर में कोहनी लटकाना होना चाहिए। लेकिन मास्टर, आपने तीसरे रुख का उपयोग किया, रिवर्स एल्बो ब्रेक। मास्टर युआन सी ने सिर हिलाया और सवाल किया, किसने आदेश दिया कि हमारे शाओलिन 32 आसन इसी क्रम में किए जाने चाहिए? युवक रुका, फिर कोहनी पकड़ने के लिए पीछे हटने वाला कदम उठाया और फिर दोपहर में लटकती कोहनी से लाभ उठाते हुए बोलने से पहले क्रम का अभ्यास किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक मार्शल क्रम में प्रत्येक गति अगले से जुड़ती है। गति का अनुसरण करने से गति अधिक प्रवाहमय हो जाती है और आंतरिक शक्ति का संचार तेज होता है, जिससे शक्ति और भी बढ़ जाती है। जिस तरह से आपने अभी लड़ाई लड़ी गुरुजी, वह न केवल असंबद्ध है बल्कि बहुत सारे अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि यह कई सांसों का समय भी बर्बाद कर रहा है। बात करते करते उसने रिट्रीटिंग स्टेप टू कैच एल्बो को रिवर्स एल्बो ब्रेक से जोड़ दिया और रक्षात्मक मुद्रा में आकर ताकत बटोरने के बाद उसे आगे की ओर बढ़ना चाहिए था, लेकिन वह अजीब तरह से वहीं रुक गया। उसने अपने गुरु की ओर उलझन भरे भाव से देखा। युआन सी ने अपने शिष्य के चेहरे पर उलझन देखी, लेकिन नाराज नहीं हुआ, बल्कि सहमति में सिर हिलाया। महज 100 दिनों में अकेले ही इतनी दूर तक पहुंचना वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन क्या तुम्हें अभी अभी अपने गुरु में कोई गुंजाइश नजर आई? युवक कुछ देर के लिए चौंका और अचानक हुए उस शक्तिशाली जानलेवा हमले को याद करके अभी भी डर के मारे सहमा हुआ था, और उसने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया। नहीं गुरुजी, आपके आखिरी हमले में न सिर्फ कोई मौका नहीं था, बल्कि वो और भी ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन ऐसा क्यों?
मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। मास्टर युआनसी मुस्कुराए और बोले, यही हमारे शाओलिन चांगक्वान का सार है। हमारे शाओलिन का इतिहास हजारों साल पुराना है और अनगिनत गुरुओं ने शाओलिन चांगक्वान के इसी समूह से शुरुआत की है। 32 सरल आसन, फिर भी भिक्षुओं की पीढ़ियों द्वारा उन्हें चरमोत्कर्ष तक परिष्कृत किया गया है। तथाकथित अग्रणी और अंतिम आसन, साथ ही उनके बीच का संक्रमण, सभी को इच्छानुसार समायोजित किया जा सकता है। यदि आप प्रत्येक मुद्रा के पीछे की तकनीक और ताकत को अच्छी तरह समझते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उनके बीच जुड़ सकते हैं और इच्छानुसार उनके बीच परिवर्तन कर सकते हैं। जब वह समय आएगा, तब भले ही केवल 32 मुद्राएं हों, आप 100 निरंतर हमले, एक अंतहीन चक्र कर पाएंगे, और इसे 320 मुद्राएं या यहाँ तक कि 3000 मुद्राएं भी माना जा सकता है। केवल तभी आपका शाओलिन चांगक्वान मुश्किल से सक्षम माना जाएगा और आप अन्य तकनीकें सीखना शुरू कर सकते हैं। लगातार सैकड़ों हमले, एक अंतहीन चक्र। वान देनफेंग ने ये 8 शब्द धीरे से बुदबुदाए, मानो उनमें कोई विशाल और दूर की दुनिया देख रहे हों। वह बहुत भावुक हो गए और अपनी हालिया जीत पर जो थोड़ा बहुत गर्व उन्हें महसूस हुआ था, वह तुरंत गायब हो गया। उसने अपने हाथ जोड़े, युआनसी को प्रणाम किया और वापस मुड़कर केवल 32 मुद्राओं के साथ शाओलिन चांगक्वान सेट का अभ्यास किया, इस बार उसी लगन के साथ जैसे उसने पहली बार मार्शल आर्ट सीखते समय किया था। युआनसी चुपचाप खड़ा रहा, अपने शिष्य को देखता रहा, उसकी आंखें एक उत्सुकता भरी चमक से चमक रही थीं। उसने धीरे से कुछ कहा, लेकिन हवा में मुट्ठी के वार की आवाज़ से वह दब गया और रात की हवा के साथ बिखर गया। कल रात अनफेंग को पेड़ों को तोड़ने देने के बजाय सी ने उसे शाओलिन चांगक्वान का अभ्यास सिर्फ 32 मुद्राओं में बार बार करने का निर्देश दिया। शानदार तारों भरे आकाश से लेकर सुनहरे सूरज के उगने तक, पहाड़ों के नींद से जागने तक, पक्षियों और कीड़ों की आवाज़ तक, और सभी जीवों के पुनरुत्थान तक। इस दौरान सी ने कोई मार्गदर्शन नहीं दिया, वह बस देखता रहा कि युवक इस बात पर विचार कर रहा था कि कैसे चालों को अलग अलग किया जाए और कैसे जोड़ा जाए। हालांकि युवक ने पहले ही शाओलिन चांगक्वान में लगभग पूर्णता प्राप्त कर ली थी, अब वह चालों को असमान और बेढंगे ढंग से, फिर भी अविश्वसनीय रूप से अजीब तरीके से निष्पादित कर रहा था। सी की नज़र में ये गंदी मुट्ठी वाली तकनीक पहले अभ्यास किए गए सख्त शाओलिन चांगक्वान से ज़्यादा प्रशंसनीय थी। गुरु और शिष्य नियत समय तक अभ्यास करते रहे, जब शाओलिन के पहाड़ अनफेंग की आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े हो गए और उसने खुद को वांगजियान काउंटी के औषधालय के एक तरफ के कमरे में वापस पाया। मुलायम बिस्तर पर गिरते हुए, काउंटी अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ था, बस कभी कभार रात के पहरेदारों की आवाज़ आ रही थी। फिर भी अनफेंग वहीं लेटा था, उसकी आंखें चमक रही थीं, मन की स्पष्टता में कोई बाधा नहीं थी। 32 आसनों का उसका पहले का सहज ज्ञान बिखर गया था, लेकिन अब लगातार नए तरीकों से जुड़ रहा था, मानो वह किसी नए क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो और अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने से भी 10 गुना ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हो। खुद को रोक न पाने के कारण वह बिस्तर से उठ गया, कमरा अंधेरा था। युवक अपने कपड़े पहने खिड़की के पास गया और उसे धीरे से धक्का देकर खोला। हल्की चरमराहट के साथ हल्की चांदनी कमरे में फैल गई, अंधेरा छट गया और तारों से भरा आकाश और चमकता चांद दिखाई दिया, जो स्वर्ग और धरती के बीच की विशालता को उजागर कर रहा था। ये दृश्य उनके हृदय की उमंग से मेल खाता था, उनकी छाती खुशी से फूल रही थी। उनके शांत मन में साहस और खुलेपन का भाव उमड़ रहा था, जब उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तारे विस्तृत मैदानों में फैले हुए हैं, चांद महान नदी के प्रवाह में उमड़ रहा है। यह एक कविता थी जो उसके पिता ने उसे जीवित रहते सिखाई थी, जिसकी अब उसे बस एक पंक्ति ही धुंधली सी याद थी। खिड़की से बाहर देखते हुए, हालांकि न तो कोई मैदान दिखाई दे रहा था और न ही कोई विशाल नदी, उसका हृदय खुशी से झूम उठा। दुनिया की हर चीज़ हृदय से जन्म लेती है, एक विशाल मन से कोई मैदानों की विशालता देख सकता है या विशाल नदी की अविरल लहरों को महसूस कर सकता है, भले ही वे नजर न आ रही हों। बिस्तर के पास कुछ देर खड़े रहने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी और उसने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठने का फैसला किया ताकि वह ध्यान कर सके और अपनी आंतरिक शक्ति का अभ्यास कर सके। अनफेंग को लगा कि उस दिन की चांगबोन की साधना बहुत ही सहज थी, क्योंकि गर्म धाराएं लहरों की तरह उसके शरीर में बार बार बिना थके प्रवाहित हो रही थीं, जब तक कि ठंडी चांदनी भोर की गर्म रोशनी में नहीं बदल गई और उसने धीरे धीरे साधना पूरी कर ली। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, खिड़की से सुबह का सूरज उसका स्वागत कर रहा था। सहज ही सांस लेते हुए उसे लगा जैसे गर्म हवा का एक हल्का सा प्रवाह उसके नथुनों में प्रवेश कर गया और फिर अवशोषित होने के बजाय बिखर गया। फिर भी यही चांगबोन की पहले से ही संचित और गहन आंतरिक क्यूई को, जो 100 दिनों में परिष्कृत हुई थी, आखिरी बची हुई बाधा से आगे धकेलने के लिए पर्याप्त थी। बाधाएं वाकई बहुत कष्टदायक होती हैं, एक छोटा सा चेक पॉइंट किसी मार्शल आर्टिस्ट को सालों या दशकों तक फंसा सकता है। पिछले 100 दिनों से अनफेंग हर दिन लगन से साधना कर रहा था, अमृत ले रहा था और अपनी आंतरिक क्यूई को मजबूत करने के लिए बाह्य कुंफू शारीरिक प्रशिक्षण कर रहा था। पिछली रात की असाधारण स्थिति के साथ उसकी आंतरिक क्यूई अभी अभी एक बड़ी सीमा तक पहुंची थी।
वह भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इन कारकों के संगम और उसके नथुनों में चल रही सांसों ने ऊँट की कमर तोड़ने वाले आखिरी तिनके का काम किया। अतीत की तुलना में अब उसकी शक्तिशाली आंतरिक ची किसी पर्वत शिखर से लुढ़कती बर्फ की तरह उमड़ रही थी। उसकी सभी मेरिडियन रेखाओं में अजेय वेग से बह रही थी, तेजी से अपना रास्ता बदलकर दूसरी परत के मार्गों में प्रवेश कर रही थी। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों और मेरिडियन रेखाओं में गर्म धाराएं फैला रही थी। उस दिन की तैयारी कर रही थी जब चांद गोंद अपने तीसरे स्वर्ग में पहुंचेगा, जहां आंतरिक ची पूरे शरीर में पूरी तरह से एकीकृत होकर प्रवाहित होगी। एमफिंग ने अपनी आंतरिक शक्ति साधना समाप्त की और धीरे धीरे एक गंदी सांस छोड़ी जो 3 इंच तक एक सीधी रेखा में बाहर निकली। अपनी मुट्ठियां भींचकर वह उमड़ती हुई आंतरिक ची को महसूस कर सकता था, मोटी और मजबूत। आमतौर पर साधना के बाद आंतरिक ची की प्रचुरता धीरे धीरे एक धारा की तरह विलीन हो जाती थी, लेकिन अब यह न केवल बनी रही बल्कि बढ़ती ही रही, जिससे उसके हृदय को और भी अधिक आनंद मिला। तभी उसकी मौसी ने दरवाजे के बाहर से आवाज़ लगाई और उसे खाने के लिए बुलाया। वह जल्दी से बिस्तर से उठा, जल्दी से नहाया, बिस्तर ठीक किया और कमरे से बाहर निकल गया। उसकी मौसी मुस्कुराते हुए दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। दरवाजे की दरार से साफ सुथरे कमरे की एक झलक पाकर उस विनम्र युवक के प्रति उसकी ममता और बढ़ गई। उसने एनफेंग के बाल संवारने के लिए हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम कल रात अच्छी तरह सोए, फेंग? अनफेंग ने अपना सिर खुजलाया, युवा भाव दिखाते हुए हंसते हुए कहा, बिस्तर इतना आरामदायक था कि मैं बहुत अच्छी नींद सो पाया। ये सुनकर अच्छा लगा। तुम इतने लंबे समय से पहाड़ों में रह रही हो, अब तुम्हें अपनी चाची के हाथ का खाना चखना चाहिए और देखना चाहिए कि वह तुम्हें पसंद आता है या नहीं। दयालु महिला मुस्कुराई और कुछ ही कदमों में वे मुख्य हॉल में पहुंच गए, जहां एक बड़ी लाल लकड़ी की गोल मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजे थे। ली कांगशेंग मेज के सिरहाने बैठे थे, उनके सभ्य चेहरे पर थोड़ी सी असहजता झलक रही थी। उन्होंने गला साफ किया और कहा, भतीजे, हमारे साथ मेज पर आ जाओ। तुम्हारी चाची के तले हुए कसे हुए आटे का स्वाद अनोखा है और ओल गू के नूडल्स भी बहुत स्वादिष्ट हैं। वान देनफेंग ने सिर हिलाया और मेज पर बैठ गए। तभी खाने की मीठी खुशबू ने उनका स्वागत किया, जिससे उन्हें लगा तो एक साधारण खाने में भी इतनी पेचीदगियां होती हैं। इस हिसाब से तो लगता है कि जो मैं पहले खा रहा था उसे खाना कहना मुश्किल है। तभी उनकी नज़र मेज पर पड़ी और ली कांगशेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे भतीजे, तुम्हें इसे ज़रूर आजमाना चाहिए। यह उबली हुई कटी हुई बीन करी मेरी पत्नी के शहर की एक खासियत है। वे सूखे टोफू को बारीक काटते हैं, बीन का स्वाद हटाने के लिए उसे बार बार धोकर उबालते हैं और फिर उस पर एक छोटी चक्की से निकाली गई परिष्कृत नमकीन चटनी और तिल का तेल डालते हैं और साथ में कसा हुआ अदरक और सूखे झींगे डालकर एक ऐसा लाजवाब स्वाद तैयार करते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। वान देनफेंग ने ऊपर से सुना कि वह इस व्यंजन का परिचय दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर यह साफ था कि वह अपनी चाची को खुश करने के लिए उनकी चापलूसी कर रहा था। अनफेंग मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, हालांकि उसने बिना किसी चूक के उचित शिष्टाचार बनाए रखा। खाना खत्म करने के बाद अनफेंग ने सफाई में मदद की पेशकश की, लेकिन उसकी चाची ने विनम्रता से मना कर दिया। वह थोड़ा खाली महसूस कर रहा था और उसने मन ही मन सोचा, आंतरिक शक्ति विकसित करने के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों न कोई खुली जगह ढूंढकर कुछ मुट्ठी के अभ्यास किए जाएं। मन बना लेने के बाद उसने ली कांगशेंग को सूचित करने की तैयारी की। ली कांगशेंग को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने बस उसे दोपहर के भोजन के लिए वापस आने की याद दिलाई, फिर अपने कामों में लग गए। हालांकि जैसे ही वह जाने वाला था, उस औरत ने उसे रोक लिया। उत्सुकतावश अनफेंग उसकी ओर मुड़ा और उसने अपने कपड़ों के अंदर से कुछ चांदी के सिक्के निकालकर उसे देते हुए कहा, कल तुमने हमारे लिए खर्चा किया था। ये रहे 10 चांदी के सिक्के, इन्हें संभाल कर रखो। वान अनफेंग पीछे हट गया और सिक्के लेने की कोशिश नहीं की, ये सोचकर कि अगर उसने सीधे मना कर दिया तो उसे मनाना मुश्किल होगा। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने कल पड़ोसियों से सुना कि मेरे चाचा चाची अक्सर गरीबों का इलाज बिना पैसे लिए करते हैं। महिला ने पहले सिर हिलाया, फिर सिर हिलाते हुए कहा, हम केवल वही करते हैं जो हमारे सामर्थ्य में है, ये हमारे लिए आपकी चांदी हड़पने का कोई कारण नहीं है। वान देनफेंग ने बार बार हाथ हिलाते हुए कहा, मेरी प्यारी चाची, मेरा यह मतलब नहीं था। बात बस इतनी है कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री लू ने एक बार कहा था, जो लोग अच्छे काम करते हैं उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, जो लोग नैतिक कर्म करते हैं उनकी संतानें समृद्ध होंगी। ये 10 चांदी के सिक्के मेरे चाचा और चाची की और जाने बचाने में मदद कर सकते हैं। उस पुण्य का एक छोटा सा हिस्सा बांटकर मैं भी अपने लिए कुछ कमा लूंगा। आखिरकार मैं इस समय अपने परिवार में अकेला वंशज हूँ। महिला रुक गई, एक औरत और एक माँ होने के नाते वंश के विचार के प्रति विशेष स्नेह महसूस कर रही थी। ये सुनकर कि अनफेंग अपने परिवार में अकेला था, उसे सहानुभूति हुई। विचार करने के बाद उसने चांदी के सिक्के एक तरफ रख दिए और उसे धीरे से आश्वस्त किया, तो फिर तुम्हारी चाची इसे तुम्हारे लिए सुरक्षित रखेंगी।
निश्चिंत रहो अनफेंग, तुम सुंदर हो और शिष्टाचार के जानकार हो। निश्चित रूप से कई युवतियां तुम पर फिदा होंगी, जिससे तुम्हारी संतान समृद्ध होगी। क्यों न अपनी चाची से तुम्हें कुछ अच्छी लड़कियों से मिलवा दो। वांग इनफेंग ने अपने चेहरे के भाव में कोई परिवर्तन न करते हुए मुट्ठी बांधकर गर्मजोशी से जवाब दिया, फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और इसके अलावा ऐसा निर्णय लेने से पहले मुझे अपने गुरु और अंकल ली से परामर्श करना होगा। सचमुच, जो एक दिन के लिए शिक्षक होता है वह जीवन भर पिता होता है। अंकल ली उदार और बेलगाम है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आपके गुरु। वांग इनफेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे गुरु बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जहां तक शादी की बात है प्रिय चाची, तो इस बारे में आप उन्हें कभी राजी नहीं कर पाएंगी। पुनश्च एपीपी में अभी तक कवर क्यों नहीं है _G_। और फिर जहां तक कुछ कविता और साहित्य की बात है, मान लेते हैं कि इस दुनिया में ये भी है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि मैं इसे लिख नहीं सकता। नो इक्वल्स ओ स्माइली फेस नो। अपनी मौसी से कुछ देर बातें करने के बाद वांग इनफेंग आखिरकार घर से निकल पड़ा। ये काउंटी शहर वांगशियन काउंटी की काउंटी सीट से ज्यादा दूर नहीं था। प्राचीन काल में जब जुवानयुवान वंश के लोग ड्रैगन पर सवार होकर आकाश में जाते थे, तो उनके मंत्री भी ड्रैगन के तराजू से चिपके रहकर अनंत जीवन प्राप्त करते थे। काउंटी सीट से सटा ये काउंटी शहर बेहद समृद्ध माना जाता था। दरअसल इसकी तुलना किसी भी साधारण काउंटी से नहीं की जा सकती थी, छोटे से ग्रेट लियांग गांव से तो बिल्कुल नहीं। रास्ते में उसने फलते फूलते वैभव को देखा, फिर भी वह सिर्फ देखने गया और वहां रुका नहीं। वांग इनफेंग ने पहले ही अपनी चाची से विस्तार से पूछ लिया था और जानता था कि शहर छोड़ने के बाद 10 मील से ज्यादा उत्तर की ओर बढ़ने पर उसे एक लंबी नदी मिलेगी, जिसके दोनों किनारों पर रोते हुए विलो और विलो के पेड़ आपस में गुथे हुए होंगे, कई एकांत स्थानों वाली जगह। शाओलिन की जोरदार कदम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हुए उसने सचमुच पानी की सरसराहट सुनी। हालांकि यहाँ का दृश्य मनमोहक था, लेकिन ये शहर से बहुत दूर था और ज्यादातर निवासी रोजी रोटी कमाने में व्यस्त थे, इसलिए आसपास शायद ही कोई लोग थे। वह एकांत जगह पर गया, गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल शुरू किया। शाओलिन चांगक्वान के 32 आसनों का अभ्यास किया, जो उसे कंठस्थ थे। ये मुद्राएं सख्त और जोरदार थीं, अपनी सरलता में शक्तिशाली। हालांकि यह एक बुनियादी प्रारंभिक मुट्ठियों की तकनीक थी, फिर भी यह एक असाधारण एहसास देती थी। उसने मुट्ठियों की श्रृंखला जल्दी से पूरी की और विचार करने के लिए रुका। फिर उसने क्रम फिर से शुरू किया। इस बार उसके मुक्कों की शैली नाटकीय रूप से बदल गई थी। मुद्राओं के बीच संबंध कुछ अजीब और मनोरंजक थे, फिर भी कभी कभी स्पष्ट आकाश से गरजने जैसी चौंकाने वाली शानदार अप्रत्याशित प्रहार होते थे। हालांकि सहज संगति का अभाव था, फिर भी वह आक्रमणकारी पहलू में उत्कृष्ट था, मानो जमीन से उठती एक अकेली भयावह चोटी हो जो देखने वाले के दिल को दहला दे। कई और दौरों के बाद वह फिर रुका, गहरी सोच में अपनी भौहें से कुढ़ीं और फिर शुरुआती 32 मुद्राएं फिर से शुरू कीं। हालांकि सहज था, फिर भी एक सूक्ष्म अंतर था, भीतर कुछ और ही उबल रहा था, जो इसे मूल से कुछ अलग बना रहा था। मुक्कों की हर श्रृंखला के साथ उसकी शक्तिशाली हरकतें गिरे हुए पत्तों को हिला देती, जिससे गहरे पहाड़ों में दहाड़ते बाग जैसा एक भव्य आभामंडल पैदा होता। अचानक उसकी शैली फिर बदल गई। वह अब भी 32 मुद्राओं का क्रम अपना रहा था, लेकिन पहले से बिल्कुल अलग और भी ज्यादा फुर्ती के साथ। एक के बाद एक उसकी हरकतें और भी शानदार होती गईं। अचानक जंगल के उस पार से एक तेज आवाज आई, महान मुट्ठी तकनीक, महान मुट्ठी तकनीक। वांग इनफेंग चौंक गया, उसके घूंसे रुक गए। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी उम्र का एक सुंदर युवक आगे बढ़ रहा था। उसका चेहरा खुशी और प्रशंसा से भरा हुआ था। वांग खुद को रोक नहीं पाया और बोला, यह आप है? वास्तव में यह मैं ही हूँ भाई वांग, युवक ने उत्तर दिया। ये युवक वही था जिसे उसने चाय की दुकान में देखा था। उस समय उसने नीले रंग का लंबा गाउन पहना हुआ था, लेकिन अब उसने उसे बदलकर उड़ते हुए सारसों की कढ़ाई वाला चांदी ग्रे रंग का गोल गले वाला चोगा पहन लिया था, जो कम आकर्षक तो था, लेकिन उसमें कुलीनता का पुट था। वांग की बात सुनकर वह हंसा और फिर गंभीरता से झुककर बोला, जियानबू में दूसरों को मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए चुपके से देखना वर्जित है। मुझे वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन भाई के मजबूत और सहज कदमों को देखकर मैं बाहर आकर तुमसे मुकाबला करने का मन नहीं कर सका। उम्मीद है तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। जाहिर है, चूंकि मैंने तुम्हें अभ्यास करते देखा है, इसलिए मुझे तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहिए। हालांकि तुम्हारी मुट्ठी की तकनीकें कुशल हैं, तुम्हारे कदम थोड़े अटपटे लग रहे हैं। मेरे पास 9 पैलेस स्टेप्स नाम की एक तकनीक है, जो हालांकि बहुत परिष्कृत नहीं है, लेकिन तुम्हारे भविष्य के मार्शल आर्ट अभ्यास में काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। ध्यान से देखो। वांग इनफेंग ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और कहा, रुको, एक क्षण रुको। युवक ने उत्सुकता से देखते हुए पूछा, क्या बात है छोटे भाई? क्या तुम्हारे पास कोई सलाह है? वांग इनफेंग ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, बात बस इतनी है कि तुमने मेरे कुछ ही मूव्स देखे हैं,
लेकिन मुझे स्टेपिंग तकनीक सिखाने को तैयार हो। ये तुम्हारे साथ थोड़ा अन्याय है। युवक पहले तो चौंका, फिर हंसा और बोला, ये कदम उठाने की तकनीक ताओवादी संप्रदाय में एक बुनियादी कौशल मात्र है और बहुत से लोग इसे जानते हैं। जहाँ तक आपकी मुट्ठी की तकनीक का सवाल है, हालांकि यह भयंकर और शक्तिशाली है, यह महानतम गुरुओं के काम जितनी ही परिपूर्ण है, एक अटूट मार्शल आर्ट जैसी। ये तथ्य कि मैंने इसकी एक झलक देखी है, मेरे लिए पहले से ही एक बड़ा लाभ है। इसके अलावा, खैर, ये कदम उठाने की तकनीक जरा ध्यान से देखो। बोलते समय उन्होंने अपना चोगा उठाया, गति धीमी की और कुछ चरणों का प्रदर्शन करते हुए कहा, ब्रह्मांड का आरंभ और अंत सत्य से परे है, अंतरिक्ष हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ता है। 4 प्रतीक स्थानांतरित होते हैं, स्वर्ग को प्रकट करते हैं, 9 महलों की अंतहीन खोज करते हैं, चाहे प्रवाह के साथ या उसके विपरीत। चौंकाने वाली धनुष चरण लय अंततः रहस्यमय है, प्रत्येक चरण सभी दिशाओं को तोड़ता है जैसे कि एक जेल बना रहा हो। कुछ बार आगे पीछे घूमने के बाद, और क्योंकि यह जटिल नहीं था और साथ ही वांग वेनफेंग ने बचपन से ही कुछ किताबें पढ़ी थीं, उसने इसे आसानी से अपने मन में याद कर लिया। इसे कई बार याद करने और मन ही मन दोहराने के बाद उसने ऊपर देखा तो एक सुंदर युवक मुस्कुरा रहा था, उसके सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर अधीरता का कोई भाव नहीं था। न जाने कब से इंतजार कर रहा था। उसने मुट्ठी बांधकर सलामी दी, थोड़ा शर्मिंदा होकर उसने कहा, धन्यवाद। युवक ने मुस्कुराते हुए मुट्ठी सलामी का जवाब दिया और कहा, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसने अपनी मुट्ठियां एक दूसरे पर चढ़ा लीं और एक मुद्रा में आकर बोला, मैंने मुट्ठी की कुछ बुनियादी तकनीकों का अभ्यास किया है। कृपया इस छोटे भाई को मुट्ठी की इस तकनीक का गवाह बनने दीजिए। वांग वेनफेंग ने हल्के से सिर हिलाया, जाहिर है बिना किसी हिचकिचाहट के। उन्होंने शाओलिन चांगक्वान की शुरुआती मुद्रा बनाने के लिए हाथ हिलाया और घोषणा की, यह शाओलिन मंदिर का शाओलिन चांगक्वान है। कृपया अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। कृपया। दोनों आमने सामने हो गए और माहौल धीरे धीरे गहराता गया। अचानक एक तेज हवा बही और विलो के पत्ते ऊपर उठने लगे। जैसे ही वे गिरने ही वाले थे, वांग वेनफेंग की आंखें चमक उठीं, उनकी आंतरिक क्यूई प्रवाहित हुई और वे तेजी से आगे बढ़े और सेंट्रल प्लेन पाम से बहुत ही सटीक ढंग से प्रहार किया। उसके आगे बढ़ने से उत्पन्न गति और उसकी रीढ़ की हड्डी के बल का पूरा प्रभाव उसकी दाहिनी हथेली पर पड़ा और उसकी उंगलियों के पोरों तक पहुंच रहा था, जो लगभग स्टील के चाकू जैसी तीखी थीं और सीधे युवक के गले पर निशाना साध रही थीं। हालांकि युवक शांत रहा, अपने कदमों के साथ पीछे हट रहा था। उसकी 10 उंगलियां खिले हुए फूलों की तरह आपस में गुंथी हुई थीं, या शायद किसी जीथर के तारों को धीरे से सहलाते हुए क्रम से वांग वेनफेंग की हथेली पर उतर रही थीं और उसकी शक्ति धीरे से और पूरी तरह से बिखर रही थी। वांग वेनफेंग इस चाल की सुंदरता, सहजता और शक्ति देखकर हैरान रह गए। हालांकि यह एक दोस्ताना मुकाबला था जिसमें जीत हार का कोई भेद नहीं था, फिर भी न जाने क्यों उनके मन में प्रतिस्पर्धा की भावना जाग उठी। चालों के क्रम के अनुसार उन्हें रिवर्स एल्बो ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा आक्रोश महसूस करते हुए अपनी आंतरिक क्यूई में एक नई खोज के साथ और मैदानों पर लटके तारे, यांगीसी नदी में चांद लहरा रहा है का महान इरादा कल रात से उनके सीने में अभी भी बना हुआ था। उनके कदम अचानक बदल गए। उसका शरीर उफनती यांगीजी नदी की तरह हिल रहा था। उसका बायां पैर स्वाभाविक रूप से किसी कड़े युद्ध धनुष की तरह आगे बढ़ रहा था। उसकी दाहिनी हथेली, जो अपनी शक्ति खो चुकी थी, मूल मार्ग पर नहीं चल रही थी, बल्कि उसकी उंगलियां बाघ के पंजों की तरह मुड़ी हुई थीं, लगभग युवक की कोमल गर्दन पर छलांग लगा रही थीं, जबकि उसका बायां हाथ उसकी पसलियों के नीचे से घूमकर सीधे युवक की पसलियों के नीचे के महत्वपूर्ण स्थान पर निशाना साध रहा था। ये चाल पिछले सीधे और निर्बाध मुके के विपरीत सकल ऑफ सी के किसी मारक प्रहार की तीव्रता से कुछ मेल खाती थी। युवक ने चुपचाप कहा और 9 महल की सीढ़ियों से नीचे उतरा, जिनका उसने अभी अभी उपयोग किया था। कियान महल में उतरा और वांग वेनफेंग के पीछे पीछे तैरने लगा, उसके भयंकर हमले से बचता हुआ। उस क्षण क्यूई तंत्र के नेतृत्व में वांग वेनफेंग ने अपनी आत्मा को एकाग्र किया और लगभग सहज ही अपनी चाल बदल दी। अपने दाहिने पैर को स्थिर रखते हुए और उसे धुरी की तरह इस्तेमाल करते हुए वह अचानक घूमकर कोहनी से वार करने लगा, आक्रामक और जोरदार। उसकी छोटी सी कमीज के अचानक फटने की आवाज़ और युवक की आस्तीन का हल्के से फड़फड़ाना, एक कठोर और एक कोमल गति, यिन और यांग के दोहरे ध्रुवों की तरह एक साथ नाच रहे थे, जिसने युवक के 9 महलों के कदमों में उसके अगले कदम को प्रभावी ढंग से रोक दिया। अगर वह बचना चाहता तो पीछे हट सकता था, लेकिन वह युवक, जो उत्साहित लग रहा था, हल्के से हंसा, पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, उसकी मुक्का मारने की तकनीक सुंदर और बेतरतीब से भारी और विशाल में बदल गई, सीधे मुक्के का सामना किया और फिर सीधे वांग वेनफेंग के गले पर वार किया। वांग वेनफेंग अंदर से चौंक गया। ये चाल ऐसे समय में चली जब उसकी नई ताकत अभी तक विकसित नहीं हुई थी। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया था, लेकिन वह भी एक दुविधा में बुरी तरह फंस गया था, जहां पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी।
अचानक उसे पिछले दिन अपने गुरु द्वारा की गई कार्रवाई याद आ गई। सहज ही उसका शरीर आधा कदम पीछे हट गया। उसके दाहिने हाथ ने पीछे हटते हुए कदम का इस्तेमाल करते हुए आधे कदम की दूरी पर एक कोहनी को पकड़ लिया, जिससे युवक की हथेली विक्षेपित हो गई और उसका बायां हाथ नीचे की ओर जोर से टकराया। बचाव से आक्रमण में बदल गया। युवक ने आश्चर्य और प्रसन्नता के मिश्रण के साथ फिर से हल्के से कहा और हंसा। बहुत अच्छी, वास्तव में उत्कृष्ट मुट्ठी तकनीक। हल्की फुल्की हंसी के बीच उसकी हथेलियां किसी भी तरह से कमतर नहीं थीं। जोरदार हमले जारी रहे। विलो से घिरे किनारे के इस शांत स्थान पर लगभग 13-14 साल के दो लड़के, जिनमें से एक ने नीले रंग की शॉर्ट हिटिंग पोशाक पहनी हुई थी और दूसरे ने शानदार कपड़े पहने हुए थे, जोर जोर से मुक्कों का आदान प्रदान कर रहे थे। वान वेनफेक की दाहिनी मुट्ठी को रोक दिया गया और उसी समय एक सुंदर हाथ तेजी से उठा और उसकी गर्दन पर स्थित हो गया, जिससे वह शांत हो गया और धीरे से सांस छोड़ते हुए बोला, मेरी हार हुई। आप और मैं इस बात पर सहमत थे कि यह केवल मुट्ठी तकनीकों का आदान प्रदान था, इसमें जीत या हार की बात करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके सामने बैठा युवक भी अपनी हरकतें रोककर मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। इस समय वान वेनफेक पसीने से तरबतर था, उसकी आंतरिक क्यूई क्षीण हो चुकी थी, फिर भी वह युवक अभी भी बेदाग और शांत दिख रहा था, जिसमें एक बेफिक्र शांति जो ग्रेट लियांग पर्वत के नीचे उसके साथियों में अक्सर नहीं दिखती। उसे पहले ही पसंद कर चुका था और चाय की दुकान में और अभी अभी उसके व्यवहार से सहमत था। वान वेनफेक ने अपने विचार नहीं छिपाए और मुस्कुराते हुए कहा, जीत तो जीत है, हार तो हार है, ये तो बस एक मुकाबला है। हमारे बीच भविष्य की जीत और हार अज्ञात है। युवक कुछ देर रुका, फिर वान वेनफेक की स्पष्ट और शांत आंखों को ईमानदारी से भरा देखकर वह जोर से हंसा और बोला, बहुत अच्छा, यही सही रवैया है। गुरु ने एक बार ताओवादी लिपि पर टिप्पणी करते हुए कहा था, हृदय स्थिर जल की तरह स्थिर है, इच्छाशक्ति एक शिलाखंड की तरह दृढ़ है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे स्वर्ग तेजी से गति करता है, वैसे ही एक सज्जन को लगातार खुद को मजबूत करना चाहिए। पहले तो मुझे आप काफ़ी दिलचस्प लगे और अब ऐसा लगता है वास्तव में आप दूसरों की तुलना में कहीं अधिक दिलचस्प हैं। वान वेनफेक ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं कोई सज्जन नहीं हूँ। युवक ने हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन आप भी खलनायक नहीं हैं। वान वेनफेक चुप हो गया, उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक दिखाई दे रही थी। समझदार और चतुर युवक ने उसके मन की बात भांप ली और हंसते हुए बोला, मेरे युवा मित्र, क्या तुम सोच रहे हो कि मैं अभी हमारे मुकाबले में तुम्हारी तकनीकों को कैसे तोड़ पाया? वान वेनफेक एक क्षण के लिए चौंक गए और अपने विचार पढ़कर उन्होंने खुलकर सिर हिलाया और कहा, वास्तव में मेरे गुरु ने कहा था कि इस मुट्ठी तकनीक को पूर्णता तक परिष्कृत किया गया था और आपने भी एक बार इसे अटूट मार्शल आर्ट्स कहा था, इसलिए मैं कुछ हद तक हैरान हूँ। युवक ने मुस्कुराते हुए उसका प्रश्न सुना और अचानक उसके भीतर एक शिक्षाप्रद प्रेरणा जाग उठी। उत्तर देने के बजाय उसने पूछा, क्या आपके मन में कोई जवाब है? वान वेनफेक ने एक पल सोचा और जवाब दिया, मुझे लगता है कि यह मेरी अपनी समस्या हो सकती है। ऐसा कैसे? जब मैं पहले दूसरों से लड़ता था तो मेरा दिमाग खाली हो जाता था और मेरी चालें पूरी तरह से पिछले अभ्यास से मिली सहज प्रवृत्ति पर निर्भर होती थीं, लकड़ियों और पत्थरों की तरह बिल्कुल कठोर। लकड़ियों पर वार करते समय मुझे कभी खतरा महसूस नहीं होता, तो क्या युद्ध कौशल रखने वालों को मेरी तकनीकें बिल्कुल लकड़ी जैसी नहीं लगेंगी? ये सुनकर युवक की आंखें चमक उठी। उसने वान वेनफेक को सिर से पैर तक देखा, ताली बजाई और आह भरी। अंतर्दृष्टिपूर्ण, एक अच्छा विचार। हालांकि लकड़ियां और पत्थर हिलेंगे नहीं, इस तरह सोचना तो दूर की बात है। उसके मुंह के कोनों पर चिढ़ाने का संकेत देखकर वान वेनफेक नाराज नहीं हुए, बल्कि बस इतना कहा, शायद वे गति करते हैं, लेकिन बहुत धीमी गति से, इतनी धीमी कि मनुष्य उन्हें देख न सके। युवक हैरान होकर बोला, आपका क्या मतलब है? वान वेनफेक ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया, ये बस मेरे अपने मूर्खतापूर्ण विचार हैं। क्या आपने नहीं सुना है कि समुद्र सूख जाते हैं और चट्टानें सड़ जाती हैं और पहाड़ों से ज़मीनें पैदा होती हैं? जब चट्टानें सड़ जाती हैं तो वे सड़ जाती हैं और मर जाती हैं, और क्या ज़मीन का पैदा होना निवासियों के स्थानांतरण जैसा नहीं है? क्या ये ऐतिहासिक अभिलेख ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें एक या दो पीढ़ियां ही देख सकती हैं? युवक के पास कहने को शब्द नहीं थे। वह खुद को होशियार समझता था, लेकिन अब वान वेनफेक के बयान के सामने वह उससे ज़्यादा बोल नहीं सका और मुस्कुराते हुए बात को मार्शल आर्ट पर वापस ले आया। वाकई दिलचस्प, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने अभी जो विचार व्यक्त किए हैं। मेरे एक चाचा हैं जो मेरी ही राय रखते हैं। दुनिया में अटूट मार्शल आर्ट्स तो हो सकते हैं, लेकिन कोई भी अटूट इंसान नहीं है, कोई भी अटूट चाल नहीं है। हर चाल में, जब तक वह मनुष्यों द्वारा की जाती है, अनिवार्य रूप से खामियां होती हैं। इसी तरह हर उस्ताद में भी अनिवार्य रूप से कमजोरियां होती हैं। सवाल यह है कि क्या आप इस खामी को समझकर एक घातक प्रहार कर सकते हैं? ये सुनकर वान वेनफेक की आंखें चमक उठीं और उन्होंने अवचेतन रूप से पूछा, तो फिर कोई दोष कैसे समझ सकता है?
युवक ने उसकी ओर देखा, और हालांकि वांग गनफेंग का प्रश्न मार्शल आर्ट के सार पर गहराई से उतर रहा था, एक ऐसा क्षेत्र जो बहुतों के लिए दुर्गम है, उसे मना कर देना चाहिए था और उसे कड़ी फटकार लगानी चाहिए थी। लेकिन उसने इस सादे कपड़े पहने पर कभी कभी आश्चर्यजनक दिखने वाले युवक की सराहना की। उसने स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से कहा, पानी, पानी। युवक ने सिर हिलाया और समझाया, क्या आपने ताओवादी लिपि में ये कहते नहीं सुना, दुनिया की सभी चीज़ों में पानी से ज़्यादा कोमल कुछ भी नहीं है, फिर भी कठोर और मजबूत पर विजय पाने में कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता। सैन्य पथ भी कहता है, सैन्य रणनीतियाँ पानी की तरह होती हैं। पानी ऊंचाई से बचता हुआ नीचे की ओर बढ़ता है, सैन्य रणनीतियाँ ठोस से बचती हैं और शून्य पर प्रहार करती हैं। पानी भूभाग के अनुसार अपने प्रवाह को ढालता है, सैन्य रणनीतियाँ दुश्मन के अनुसार अपनी जीत को ढालती हैं। इस प्रकार युद्ध की रणनीतियाँ पानी के रूप की तरह ही परिवर्तनशील होती हैं। मेरे चाचा के अनुसार यदि कोई कठिन कार्य करते हुए अत्यंत कोमलता से कार्य कर सकता है, ठोस से बचने और शून्य पर प्रहार करने के लिए पानी की प्रकृति का उपयोग कर सकता है, तो वह मार्शल आर्ट में निपुणता के मार्ग पर होगा। वांग गनफेंग को लगा जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो, लेकिन जब उसने गहराई से सोचने की कोशिश की तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने सामने बहती नदी को घूरा, एक पत्थर उठाने के लिए झुका और यूं ही उसे फेंक दिया, जिससे पानी में कई लहरें उठ गईं। वह गहरे विचारों में खो गया। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसे जलती हुई निगाहों से देख रहा है। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और देखा कि वह युवक बड़ी बड़ी चमकती आंखों से उसे घूर रहा है। अभी जो बात हुई वह क्या थी? क्या बात है? वांग गनफेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जल्दी से समझ गए कि युवक का क्या मतलब था और बोले, पत्थर उछालना। क्या आपने कभी इसे नहीं खेला है? हम नहीं, नहीं। युवक ने मौखिक रूप से सहमति तो जताई, लेकिन वह सिर हिलाता रहा। मुकाबले के दौरान उसका शांत और परिष्कृत व्यवहार, मार्शल आर्ट पर चर्चा करते समय उसकी सहज शान और लोगों से उसका खुले दिल से व्यवहार, सब गायब हो गया था। बस एक बेफिक्री, बच्चों जैसी अभिव्यक्ति रह गई थी। वह वांग गनफेंग को घूरता रहा, जो हंस पड़ा। अब उसे एहसास हुआ कि वह लड़का लगभग उसकी उम्र का ही था, वरना उसका संयम किसी 13-14 साल के किशोर जैसा नहीं लग रहा था। फिर वांग ने जमीन से 2 चपटे पत्थर उठाए और एक लड़के को देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कभी गड्ढों में भी नहीं खेला? क्या तुम पहाड़ की चोटी पर नहीं पले बड़े हो? लो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। पत्थर उछालने के लिए तुम्हें इस तरह का एक चपटा पत्थर चाहिए, जो इस तरह एक कोन पर फेंकते समय पानी को मुश्किल से छूता हो। बातें करते करते उसने लापरवाही से पत्थर फेंका, जो 5-6 बार पानी से टकराया और फिर दूसरे किनारे पर जा गिरा। उसके बगल में बैठे युवक ने उत्साह दिखाते हुए अपना हाथ जोर से फेंका और पत्थर एक जोरदार प्लॉप की आवाज़ के साथ एक कोन पर पानी में जा गिरा, जिससे एक जोरदार छपाक हुई। वांग गनफेंग लगभग हंस पड़े, लेकिन खुद को रोककर बोले, तुम्हें चालाकी से काम लेना होगा। ये देखो, प्लॉप। नहीं, नहीं, ऐसे। लो, इसे एक कोन पर फेंको। प्लॉप। हाहा, तुम फिर से कोशिश क्यों नहीं करते? प्लॉप। फिर से किसी भारी चीज़ के पानी से टकराने की आवाज़ आए। युवक की चौड़ी होती आंखों और कुछ हद तक निराश भाव को देखकर वांग गनफेंग, जो अपनी हंसी दबा रहा था, आखिरकार जोर से हंस पड़ा। युवक ने दांत पीसकर एक और पत्थर फेंका, जिसका असर पहले से भी ज्यादा बुरा हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और हंसते हुए वांग गनफेंग को घूरा। हालांकि वह स्पष्ट रूप से नाराज था, फिर भी वह हंसी में शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाया। इस शांत नदी के किनारे 13-14 साल के 2 किशोर एक दूसरे के और करीब महसूस करते हुए खिलखिलाकर हंस पड़े। युवक ने आसमान की ओर देखा, हंसना बंद किया और बोला, मैं आज बस अपना मन हल्का करने के लिए टहलने निकला था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा। मैंने न सिर्फ सुपीरियर रैंक फिस्ट तकनीक देखी, बल्कि खूब हंसा भी, जिससे ये सफ़र वाकई सार्थक हो गया। ये शर्म की बात है। मुझे आज ही यह शहर छोड़ना होगा, अन्यथा मैं वास्तव में आपके साथ बातचीत करने में अधिक समय बिताना चाहता था। वांग गनफेंग थोड़ा स्तब्ध रह गए और बोले, आज जा रहे हो? इसी क्षण जा रहा हूँ। युवक ने आह भरी और विलों से घिरे तटबंध पर शानदार हरे अयाल वाला घोड़ा अपनी पूंछ हिलाता हुआ तेजी से बाहर आया। पता नहीं कब से वहां खड़ा था, उसने अपने सिर से युवक का हाथ सहलाया। उसने वांग गनफेंग की ओर देखा और उसकी आंखें, जो गहरे सुनहरे रंग की खड़ी पुतलियों वाले एक पौराणिक ड्रैगन जैसी थीं, एक नज़र में ही उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर गईं। तुम जानवर हो, इतने चिड़चिड़े क्यों हो? युवक ने हरे अयाल वाले घोड़े के सिर पर थपकी दी और हंसते हुए उसे डांटा। फिर उसने घोड़े की पीठ से एक नाजुक पैकेट निकाला, एक छोटा सा डिब्बा निकाला और वांग गनफेंग को देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हम संयोगवश मिले और अब मुझे जाना होगा। इसे मेरी माफ़ी समझो। वांग गनफेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे ही वह महंगा सा बॉक्स स्वीकार कर लिया और खुले भाव से उस युवक से मिलते हुए कहा, पिछली बार तुमने कहा था कि अगर हम फिर मिलेंगे तो तुम मुझे अपना नाम बताओगे। युवक ने हंसते हुए मुट्ठी बांधकर सलामी दी और कहा, मेरा उपनाम जू है।
जहां तक मेरे दिए गए नाम का प्रश्न है, उन्होंने वांग गनफेंग को आंख मारते हुए चिढ़ाते हुए कहा, मैंने मुलाकात का वादा तो किया था, लेकिन ये कभी नहीं कहा था कि मुलाकात इसी दिन होगी। छोटे भाई, चलो किसी दिन फिर मिलते हैं। जैसे ही उसकी हंसी धीमी हुई, युवक का शरीर शान से हवा में ऊपर उठा, घोड़े की पीठ पर उतरने से पहले एक सुंदर चाल का प्रदर्शन कर रहा था। एक लंबी हिनहिनाहट के साथ अजीबोगरीब हरे मन वाला घोड़ा तेजी से आगे बढ़ने लगा और वांग गनफेंग को पीछे छोड़ दिया, जो मूर्ख तो था लेकिन किसी भी अनुचित बात की ओर इशारा करने में असमर्थ था और उसे जाते हुए देखकर अवाक रह गया। उसने अपने हाथ में रखा सुंदर लकड़ी का बक्सा खोला और तुरंत दंग रह गया। लगभग 2 हथेलियों के आकार का छोटा लकड़ी का बक्सा अंदर से बड़ी बारीकी से विभाजित था। बीच में एक गोलाकार जगह थी जिसके चारों ओर बागुआ के अनुसार व्यवस्थित 8 छोटे डिब्बे थे। हर डिब्बे में नाजुक पेस्ट्री के कुछ टुकड़े थे। हालांकि उन्हें पेस्ट्री कहा जाता था, लेकिन वे इतनी बारीकी से बनाई जाती थीं कि खाने जैसी बिल्कुल नहीं लगती थीं। वे कई आकार और प्रकार की थीं, जैसे ढोल के आकार की, बुद्ध के हाथ के आकार की, चमगादड़ के आकार की, आड़ू के आकार की, अनार के आकार की और कई अन्य, सभी सुंदर और उत्तम। बीच वाले डिब्बे में एक नोट रखा था, जिसे वांग गनफेंग ने उठाया और धीरे से पढ़ा। स्वर्गीय राजधानी से गुजरने के बाद, जहां भोजन तेल और नमक से भरपूर है, जो उत्तर की साहसिकता का दावा करता है, केवल इन राजधानी 8 व्यंजनों को उनके नाजुक शिल्प कौशल के साथ वास्तव में सुपीरियर रैंक कहा जा सकता है। स्वादिष्ट। वांग गनफेंग अपनी हंसी रोक नहीं पाए, तो भाईजू को सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि मिठाइयाँ भी पसंद हैं। ये निश्चित रूप से शराब से बेहतर है। उसने नोट को वापस डिब्बे में रख दिया, लापरवाही से पेस्ट्री का एक टुकड़ा लिया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसकी आंखें खुशी से थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने कहा, वास्तव में यह मुंह में पिघल जाता है, बहुत स्वादिष्ट है। चूंकि जू उपनाम वाला युवक पहले ही जा चुका था, वांग गनफेंग खुद भी उदास महसूस कर रहा था। जैसे जैसे दिन दोपहर की ओर बढ़ रहा था, उसने सावधानी से लकड़ी का बक्सा एक तरफ रखा और शहर की ओर वापस जाते हुए शाओलिन जोरदार सटेप तकनीक का अभ्यास करने लगा। कुछ ही देर में वह शहर वापस आ गया और ली परिवार की दवा की दुकान के पास पहुंच गया। पहुंचने से पहले ही उसने एक कर्कश आवाज सुनी जो चिल्ला रही थी, बिल्कुल नहीं, अगर तुमने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया तो हम तुम्हारी दुकान तोड़ देंगे। हमारे भाइयों के संपर्कों के चलते तुम वांगशियान काउंटी में नहीं रह पाओगे। वांग गनफेंग स्तब्ध रह गया। चूंकि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अभी तक हिंसा का सहारा नहीं लिया था, इसलिए वह अंदर नहीं गया बल्कि स्थिति का आकलन करने के लिए भीड़ में घुस गया। उसने दवा की दुकान के सामने जमीन पर एक स्ट्रेचर देखा, जिस पर एक हट्टा कट्टा आदमी खून से सने कपड़े से ढका हुआ लेटा था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं। स्ट्रेचर के पास 2 युवक खड़े थे, उनके कपड़े खून से सने थे और उनके चेहरे पर एक ऐसी दुष्टता का भाव था जो किसी भी तरह से अच्छा नहीं लग रहा था। एक घनी दाढ़ी वाला दरिंदा सबसे आगे खड़ा था, उसकी आंखें खूंखार और गोल थीं। वह एक मोटी पीठ वाला बिन आयरन चाकू लहरा रहा था और गुस्से से चिल्ला रहा था, ली, तुम उसे बचाओगे या नहीं? ली कांगशिंग ने अपने होंठ भींचे और कहा, मैं यह नहीं कर सकता। भीड़ में छिपा हुआ वांग गनफेंग ये सुनकर थोड़ा स्तब्ध रह गया। ली कांगशिंग के हाव भाव और उन कुछ हटे कट्टे आदमियों के जानलेवा तेवर देखकर उसे अचानक याद आया कि कैसे उसके चाचा अपनी जवानी में एक डाकू सरदार का इलाज करने से इनकार करने पर लगभग मारे ही गए थे। उसने मन ही मन सोचा, ये स्थिति, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ से डाकू शहर में घुस आए हों और मेरे चाचा को मिल गए हों? या ऐसा हो सकता है कि शहर के किसी गिरोह के सदस्य किसी लड़ाई में घायल हो गए हों? इस समय बड़े आदमियों में से एक, जो बड़ी मुश्किल से अपने क्रोध को नियंत्रित कर पा रहा था, ने अपने चाकू को एक दरार के साथ घुमाया। ब्लेड ली कांगशिंग को छूते हुए एक मोटी लकड़ी की अलमारी में गहराई तक धंस गया और वह दहाड़ता हुआ बोला, ली, क्या तुम मरना चाहती हो? सब जानते हैं कि तुम मांसपेशियों और टेंडन की अकड़न दूर करने में माहिर हो। क्या तुम्हें पता है कि हमारा बड़ा भाई कौन है? वो तो काउंटी मजिस्ट्रेट से भी बात कर सकता है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं न सिर्फ तुम्हारा सिर काट दूंगा बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में डलवा दूंगा। ली कांगशिंग, जो पहले से ही उस आदमी को तमाशा खड़ा करने के लिए नापसंद कर रहा था, उसकी बातों से और भी घिन महसूस कर रहा था। उसका जिद्दी स्वभाव सामने आ गया था। उसने समझाने की जहमत नहीं उठाई, बस ठंडी नजरों से देखा। तुम्हारा अधिकार इतना बड़ा है, मास्टर झाओ जुन के बराबर, जो सड़कों पर बूढ़ों को पीटता है। अगर तुम मेरे घर में तोड़फोड़ करना चाहते हो तो कर लो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं उससे ठीक नहीं कर सकता। इस आदमी को ले जाओ और किसी और ज्यादा काबिल आदमी को ढूंढो। सावधान रहो, वरना वह मेरे रिवाइविंग स्प्रिंग हॉल में अपनी अंदरूनी चोटों के कारण मर सकता है, जो कि दुर्भाग्य लाएगा। तुम मौत की तलाश में हो, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुनते ही वह आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। दहाड़ते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसके हाथ में पकड़ा चाकू तेजी से ली कांगशिंग की ओर बढ़ रहा था।
चाकू की ठंडी रोशनी हवा में एक ठंडी सीटी की आवाज़ के साथ फैल रही थी, जिससे देखने वाले डर के मारे चीख पड़े और पीछे हटने को मजबूर हो गए। वान वेनफेक के दिल में घबराहट की लहर दौड़ गई, लेकिन डर के हावी होने से पहले ही वह बाहर भागा। उसने बिना किसी दया के हवा में चीरती हुई कोहनी से सीधे उस आदमी की पसलियों पर वार किया, जो धातु की तरह लग रहा था, और जोरदार धमाका हुआ। अचानक चौंककर वह हट्टा कट्टा आदमी लड़खड़ा गया और एक तरफ 2 कदम हट गया। इस बीच चाकू, जो अब अपनी मूल दिशा में नहीं था, सीधे वान वेनफेक के सिर की ओर बढ़ गया। उसकी ठंडी चमक तेज थी। हट्टा कट्टा आदमी ये देखकर कि उसका हमलावर एक छोटा लड़का है, एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। दहाड़ते हुए उसने चाकू को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसे पास की अलमारी में एक और जोरदार धमाके के साथ पटक दिया। उसकी हथेली तुरंत ही ताज़ा खून से लथपथ हो गई। वान वेनफेक, जिसका चेहरा अब पीला पड़ गया था और सांसें तेज चल रही थीं, को एहसास हुआ कि उस उग्र आदमी ने सिर्फ चाकू के पिछले हिस्से का इस्तेमाल किया था, जो ली कांगशेंग पर निशाना साधे हुए नहीं लग रहा था। धमकी असल हमले से कहीं ज्यादा थी, और लकड़ी के काउंटर पर वार करने के लिए जब उसने अपनी चाल बदली, तो चाकू का ब्लेड उसमें कई इंच तक धंस गया, जिससे वह कुछ पल के लिए हतप्रभ रह गया। हटे कट्टे आदमी ने गहरी सांस ली और फिर वान वेनफेक के माथे की ओर इशारा करते हुए जोर से गाली दी। ये बदमाश कहाँ से आया? तू मरना चाहता है? मैं तुझे चाकू के एक वार से मार सकता हूँ। कहीं और जाकर खेल। वान वेनफेक ने उस आदमी का क्रूर रूप देखा, मानो वह किसी को निगलने वाला हो। फिर भी उसकी हरकतें स्पष्ट रूप से तर्कसंगत थीं और उतनी बर्बर नहीं थीं जितनी उसकी शक्ल से लग रही थीं। जैसे ही वान वेनफेक कुछ कहने ही वाले थे, ली कांगशेंग, जिनकी नज़र अवरुद्ध थी, ने उस हटे कट्टे आदमी के चाकू खींचने को धमकी समझ लिया और सोचा कि वान वेनफेक ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी है। क्रोधित होकर ली कांगशेंग ने दवा पीसने वाला मूसल निकाला और वान वेनफेक को अपने पीछे ढालते हुए उस हटे कट्टे आदमी की ओर इशारा करते हुए गालियां दी। अरे बदमाश, अगर मेरे भतीजे को जरा सी भी चोट लगी तो मैं आज तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा, और तेरे किसी भी रिश्तेदार को नहीं बचाऊंगा। ठीक है, तुम बकवास। वह हट्टा कट्टा आदमी भी गुस्से से लाल था। उसके पीछे उसका गंभीर रूप से घायल बड़ा भाई था। उसे खुद बार बार रोका जा रहा था, और फिर भी एकमात्र डॉक्टर जो उसके भाई को बचा सकता था, उसका ये रवैया था। अपने रूखे स्वभाव के लिए जाना जाने वाला, वह असहनीय क्रोध से भर गया था, जो लगभग पागल हो रहा था। जैसे ही दोनों आमने सामने हुए, तनाव साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी समय अचानक पीछे से एक हल्की सी खांसी की आवाज़ आई। हटे कट्टे आदमी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसके चेहरे से गुस्से के सारे निशान गायब हो गए। जैसे ही उसने चाकू छोड़ा, पलटा और वापस दौड़ा, घायल आदमी के पास घुटनों के बल बैठ गया और जोर से बोला, बड़े भाई, कैसे हो? जरा आराम करो, डॉक्टर जल्द ही तुम्हारे जख्मों का इलाज करेंगे। दाढ़ी वाला आदमी स्ट्रेचर के पास घुटनों के बल बैठ गया और लेटे हुए आदमी को सहारा दिया, जिसका चेहरा सोने की पत्ती जैसा पीला पड़ गया था। उसने 2 बार कमजोरी से खांसा, लेकिन कांपती आवाज में बोला, दानियू। खांसी खांसी खांसी, आओ इधर आओ। ये सुनकर झाओ दानियू और पास झुका। तभी उसके बड़े भाई ने कमजोरी से ठंडी हंसी में कहा, क्या आपके दोस्त और भाई एक अच्छे डॉक्टर को निकाल सकते हैं? उसकी आवाज़ धीमी पड़ने से पहले ही एक पंखे जैसे चौड़े हाथ ने झाओ दानियू के बाएं चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। हालांकि वह बुरी तरह घायल था, लेकिन तमाचा बेहद जबरदस्त था। झाओ दानियू के चेहरे पर तारे से दिखने लगे और उसके मुंह के कोने से खून की धार बहने लगी। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी की अंदरूनी चोटें और भी बढ़ गई हैं, जिससे उसे जोरदार खांसी आ रही है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। दस्ते का नेता, दोनों तरफ के सैनिक उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन उसके हाथ से रुक गए। उसकी बाज जैसी तेज आंखें राख से भीगे चेहरे वाले झाओ दानियू को घूर रही थीं और कांपते हुए शब्दों में उसने फिर कहा, खांसी खांसी खांसी, दानियू आओ, फिर आओ। झाओ दानियू ने खुद को संभाला, लेकिन फिर से झुक गया, जिससे उसके दूसरे स्वस्थ गाल पर एक और थप्पड़ पड़ा, जो अब लाल हो गया था। उस आदमी ने अपना हाथ उठाया, झाओ दानियू का कॉलर पकड़ा, हाँफते हुए खड़े होने की कोशिश की और उग्र स्वर में बोला, झाओ दानियू, मैंने 7 साल तक तुम्हारा नेतृत्व किया है। क्या मैंने तुम्हें कभी अच्छे लोगों को धमकाना सिखाया है? क्या मैंने तुम्हें कभी खतरनाक ढंग से धमकाना सिखाया है? आयरन गार्ड्स को ऐसा आदेश कब मिला है? मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? झाओ दानियू धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका सिर लहसुन की तरह जमीन पर टकराया और चिल्लाया, बड़े भाई कृपया नाराज मत होइए। मैं बस डॉक्टर से आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं सेना की मार खा लूंगा। दानियू का जीवन बेकार है, लेकिन भाई कृपया अपना ख्याल रखना, नाराज मत होइए, नाराज मत होइए। अशिष्टता, वह आदमी गुस्से से डांटने लगा, दोनों तरफ के लोगों को दूर धकेलने लगा, अपनी पीठ को थोड़ा झुकाकर, लड़खड़ाते हुए और झुंझलाकर बोला, मूर्ख मूर्ख। मेरी मौत मामूली है, लेकिन हमारी सेना की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है।
कुछ कदम लड़खड़ाते हुए वह लंबा चौड़ा था और काले कवच पहने हुए था, लेकिन उसकी कमर और पेट पर कई सिकुड़े हुए निशान थे, मानो किसी भारी हथियार से उसे कुचल दिया गया हो। हालांकि करीब से देखने पर वे साफ तौर पर मुक्कों के निशान थे, जिनकी बारीकियां बेहद भयावह थीं। कोई भी सोच सकता था कि आखिर किस राक्षस में इतनी भयानक शक्ति हो सकती है। आदमी का शरीर डगमगा गया। झाओ दानियू को अनदेखा करते हुए उसने ली कांगशेंग को गहराई से प्रणाम किया, जो केवल सादे सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, और कहा, मैं अपने अनुशासन में विफल रहा हूँ, आपको अपमान का गवाह बनने दिया। खांसी खांसी खांसी, मैं करूँगा, मुझे सख्त कदम उठाने होंगे। ली कांगशेंग के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। उसने झुकते हुए उस आदमी को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह अपने कवच में ही झुकने पर अड़ा रहा, जिसे थमना नामुमकिन था। एक झटके के साथ वह घुटनों के बल सीधा बैठ गया। लोहे का कवच नीले पत्थर में एक छेद बना रहा था। उसका भाव गंभीर था, जाहिर है दिखावे के लिए नहीं। ली कांगशेंग ने मन ही मन आह भरी। वह एक ईमानदार आदमी था और दूसरे पक्ष को अपने साथ ऐसा व्यवहार करते देखकर उसके लिए गुस्सा जाहिर करना मुश्किल था। उसने कहा, जनरल, आप बहुत विनम्र हैं। पहले मेरी भी कुछ गलती थी। हालांकि आपकी चोटों की गंभीरता सचमुच मेरी मरम्मत करने की क्षमता से परे है। उस आदमी ने जवाब में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, एकमात्र स्क्वाड लीडर, जनरल कहलाने के लायक नहीं। खांसी खांसी खांसी, कृपया कृपया स्पष्ट बोलें, महोदय। ली कांगशेंग ने सोच विचार कर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, अगर यह कोई सामान्य चोट होती तो मैं स्वाभाविक रूप से इसे संभाल लेता, लेकिन नाड़ी की गति अवसाद और गांठ का संकेत दे रही है, जो स्पष्ट रूप से आंतरिक शक्ति की क्षति है। इसके इलाज के लिए सुई के साथ आंतरिक शक्ति का उपयोग आवश्यक है। फिर भी मैं एक साधारण चिकित्सक हूं, जिसके पास कोई विशेष शारीरिक शक्ति नहीं है। आंतरिक शक्ति साधना की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके अलावा आंतरिक शक्ति का उपयोग करके सुई लगाने की तकनीक हमारे परिवार में चली आ रही एक गुप्त परंपरा है। इसके पूर्वज ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सिखाया जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष रिश्तेदार या शिष्य न हो। कमांडेंट ने मुंह खोला, लेकिन फिर चुप हो गया। आंतरिक शक्ति का विकास करना कठिन है। उनके जैसे स्थानीय पहरेदार आमतौर पर साधारण बाह्य कुंग-फू का अभ्यास करते हैं। अगर उन्हें आंतरिक शक्ति साधना वाला कोई मिल भी जाए, तो वे सिर्फ बाहरी होने के कारण परिवार की गुप्त तकनीकें सीखने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जहां तक दूसरे शहरों में जाने की बात है, वहां ऐसे चिकित्सा कौशल मौजूद हैं या नहीं, इसकी तो बात ही छोड़िए, वैसे भी पर्याप्त समय नहीं है। अपने स्वाभाविक रूप से साहसी और उन्मुक्त स्वभाव के बावजूद, मानो उसका अंत निकट आ गया हो, उसे घोर पराजय और ठिठुरन का एहसास हुआ जब उसने सब कुछ शून्य में बदल जाने के खालीपन का सामना किया। ली कांगशेंग ने भी आह भरी, अपना सिर घुमा लिया और फिर कुछ नहीं देखा। उसके बगल में एक दाढ़ी वाला आदमी, यह महसूस करते हुए कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। उसका घायल दाहिना हाथ जोर से जमीन पर टकरा रहा था, जिससे खून धूल में मिल गया, जिससे उसकी दयनीय स्थिति और भी बढ़ गई। हालांकि उसी क्षण एक और हिचकिचाती हुई आवाज़ उभरी, अंकल ली, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या इस सुई चुभाने की तकनीक में आंतरिक शक्ति संवर्धन की कोई आवश्यकता है? ली कांगशेंग थोड़ा चौंके और दाढ़ी वाले व्यक्ति की आंखों में आशा की एक चमक चमक उठी जब उसने नीली शॉर्ट जैकेट पहने युवक की ओर देखा। युवक ने अपना दाहिना हाथ उठाया और तुरंत ही एक तेज और गर्म धारा निकली, जो स्पष्ट रूप से आंतरिक शक्ति के महत्वपूर्ण विकास का संकेत दे रही थी, जो कुछ ही दिनों में हासिल होने वाली चीज नहीं थी। ली कांगशेंग की आंखें हल्की सी चमक उठीं। वह आगे पीछे टहला, फिर अपना दाहिना हाथ हथेली पर रखकर दांत पीसते हुए बोला, अभी यहीं रुको, मुझे पहले अपनी पत्नी से पूछना है। ये कहते ही वह जल्दी से पीछे वाले हॉल में चला गया। दवा की दुकान में वान गनफेंग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे लगा जैसे घटनाओं ने कोई अवास्तविक मोड़ ले लिया हो। कमांडेंट को लगा जैसे वह किसी सपने में हो, जबकि अंदर वाले हॉल में ली कांगशेंग ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और फिर झिझकते हुए कहा, मेरी महिला, हालांकि मैंने कहा था कि मैं इस चोट का इलाज कर सकता हूं, ये सुई लगाने की तकनीक आखिरकार आपके परिवार में चली आ रही है। अनफेंग आपके परिवार का उत्तराधिकारी नहीं है। ये एक क्षण के लिए हिचकिचाने के बाद उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, यदि यह नहीं किया जा सकता है, तो मैं कहूंगा कि इस सुई लगाने की तकनीक के लिए अनफेंग की साधना पर्याप्त नहीं है। महिला ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अपने पति को कुछ तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए डांटा, अपने निर्णय स्वयं लेना, मैंने कब कहा कि मैं इसे नहीं सिखाऊंगा? यह आपका क्या सुझाव है, मेरी महिला? हालांकि ताइसु सुई तकनीक जो मुझे अपने परदादा से विरासत में मिली है, सरल है, लेकिन यह मुझे विरासत में मिली है क्योंकि मेरी पीढ़ी में सिर्फ बेटियां ही पैदा होती थीं। उन्होंने अपनी मृत्युशैया पर कहा था कि इसे हमारे सगे संबंधियों के अलावा किसी और को नहीं सिखाया जाना चाहिए। आमतौर पर मैं इसे दूसरों को सिखाने में हिचकिचाता हूं, लेकिन अगर यह अनफेंग है तो मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है।
ली कांगशेंग थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपनी पत्नी को आगे कहते सुना, वह बच्चा अभी 1-2 दिन पहले ही यहाँ आया है और हमारी कई समस्याओं का समाधान कर चुका है। वह सुंदर, विनम्र और सम्माननीय है। मुझे उससे बहुत लगाव है। अगर आपने इसका जिक्र नहीं भी किया, तो भी मैंने उसे यह सुई लगाने की तकनीक सिखाने की योजना बनाई थी। जियांगू में चोट लगना तो लाजमी है, उसे चिकित्सा कला कैसे नहीं आती। ये केवल अफसोस की बात है कि वह थोड़ा बड़ा है, अन्यथा वह यानान के लिए एकदम सही जोड़ी बनता। जब ली कांगशेंग विचारों में खोया हुआ था, उसकी पत्नी ने पहले से ही अपने बालों को अच्छी तरह से बांध लिया था और बिस्तर के नीचे एक नक्काशीदार जाली से सफ़ेद कपड़े का एक रोल निकाला, अपने पति की ओर मुस्कुराते हुए देखा, आप किस बात पर चकित हैं? चिकित्सा जगत के राजा, महान चिकित्सक की ईमानदारी में कहा गया है, रोगियों का इलाज करते समय एक महान चिकित्सक को मन को शांत करना चाहिए और इच्छा शक्ति को इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त रखना चाहिए। इस तरह आप उस पुराने युवा प्रशिक्षु से भी कम सक्षम हैं। अपनी बात खत्म करके और अपने पति को फिर से देखते हुए उसने दरवाज़ा खोला और आगे निकल गई। उसके काले बाल उसकी बर्फीली गर्दन पर और भी ज्यादा उभर रहे थे, उसके हाव भाव और चाल ढाल में एक लड़की जैसी भावना झलक रही थी। ली कांगशेंग को अचानक लगा जैसे उसने बरसों पहले अपनी छोटी बहन को देख लिया हो। होश में आने के बाद वह एक जान बचाने की संभावना और अपनी पत्नी की समझदारी और सहानुभूति दोनों से बेहद खुश था। अपने लबादे को झटकते हुए वह जल्दी से उसके पीछे बाहर चला गया।